बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आसिम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो बड़े लाइट से ब्रेकफास्ट के साथ साथ एक्सरसाइज से करना है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है बर्न सेंटर के हवाले से। और बर्न सेंटर एक ऐसा जगह है जहाँ पर हमें ज़्यादातर मालूमात नहीं होती। हम लोग जो है वो इमरजेंसी में हमारे कोई पेशेंट जाते हैं तो अब इसके बाद डॉक्टर्स ने जो है वो इसका तय करना होता है कि कहाँ पर जो है वो हम डॉक्टर को जो है वो पेशेंट को रिकमेंड करें कि अब इन डॉक्टर ने जो है वो इनका इलाज करना है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उनका हादसा होता है या घर में वो हाथ उनका जल जाता है या मुंह पे कुछ आग लग जाती है, तो वो ये तय नहीं कर पा रहे होते कि अब हमने किस डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ इसका इलाज कराना है, कहाँ अपने पेशेंट को लेके जाना है। तो इतनी कश्मकश में, इतनी ही डिले में जो उनकी बीमारी है, जो उनकी कंडीशन है वो एग्रेवेट होती जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो इस सारे मरहले को समझने के लिए आसान अल्फाज में, ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं करेंगे ताकि आम नाज़रीन जो है हमारे, आप लोग जो है वो बोर ना होना शुरू हो जाएँ। तो इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर एजाज शाह साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बर्न सेंटर के। उनसे तफसीलन इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं गौहर रहमान शेख, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। इनसे हम 2025 के साल को जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हम इनसे जानेंगे कि मुल्तान में और साउथ पंजाब में और ख़ास तौर पर मुल्तान में किस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, वो अब कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो पाया तकमील तक पहुँच चुके हैं और कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो डिले का शिकार हैं। इसी के साथ साथ गौहर जो हैं वो हेल्थ सेक्टर को भी कवर करते हैं। निस्टर 2 जो कि मुल्तान का सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो समझा जा रहा था, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो उधर काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ की जो है वो कमी है। कब तक उन फैसिलिटीज़ को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा? हम लोग देख रहे थे कि इमरजेंसीज़ में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। गौहर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गौहर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम तिहामा। कैसे हैं आप गौहर? अल्हम्दुलिल्लाह। गौहर, मैं आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को हमारे वेदर के बारे में बता दें और एक इन्फ्लुएंज़ा जो है वो वायरल इन्फ्लुएंज़ा एक बहुत ज़्यादा फैला हुआ है साउथ पंजाब में, उसके बारे में ज़रा रोशनी डालिए कि वो क्या है, उसका इलाज किस तरह किया जा रहा है। बिल्कुल जी, मौसम की तब्दीली जो है वो उसका सेहत के साथ डायरेक्टली ताल्लुक़ है। और बदकिस्मती से जो हमारा जो इन्वायरमेंट है और हम मुसलसल किसी न किसी वायरस, किसी न किसी इन्फेक्शंस की जद में हैं। आपने पिछले 3 माह हम यहाँ जो प्रोग्राम में आते रहे, हम डिस्कस करते रहे, जो वायरल इन्फेक्शंस चल रहे थे वो बड़े शदीद हो गए थे, लोगों की सेहत के ऊपर असरअंदाज हुए और तवील बुखार, नज़ला ज़ुकाम के जो मरीज़ थे वो देखने में आए। वो निश्तर की अगर बात कर लीजिए, जो मेडिसिन वार्ड्स हैं, वार्ड नंबर 8 है, 10 है, 14 तक ये वार्ड हैं, मुख्तलिफ वार्ड के भरे हुए थे मरीज़ों से। अब जो है वो सीजनल इन्फ्लुएंज़ा जो है वो आ चुका है। पहले इसने यूरोप में तबाही मचाई है, अब पाकिस्तान में भी इसके केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। H1, H3, H2 ये मुख्तलिफ इसके हैं। स्वाइन फ्लू तो आपको पता है इस मौसम में होता ही है, लेकिन उसकी इस बार जो इंटेंसिटी है वो बड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओवरऑल इंटेंसिटी के हवाले से बात कर लें तो निश्तर में भी खसूसी तौर पर जो है, क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ी इलाजगाह है और सबका फोकस और सबकी तवज्जो और सारे मरीज़ों का प्रेशर जो है वो निश्तर के ऊपर ही दिखाई देता है, तो वहाँ पर भी इन्फ्लुएंज़ा के हवाले से खसूसी वार्ड कायम कर दिया गया है। वैक्सीन जो है वो उसके लिए अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके हवाले से जो हेल्थ के हवाले से जो एडवाइजरी भी जारी हुई है कि ये शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। फ़िलहाल सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन जो उसकी स्टेज 1 और 2 के जो है तकरीबन हमने देखा कि एक हफ्ते के दौरान तकरीबन कोई 10 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये बताइए कि ये एपिडेमिक की सूरत हाल तो नहीं बन सकती कि उसके बाद फिर हमें वैक्सीनेशन की ड्राइव की जाए और कोविड जैसे कोई हालात पैदा होना शुरू हो जाए, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। अच्छा, वो तो बड़ी ही जो यूरोप में इसकी जो इनिशियल जो स्टेज हमने जो देखी थी, जो बनी थी, कंडीशन बनी थी, वो कुछ इसी तरह से थी, क्योंकि हॉस्पिटल्स भर गए थे। और यूरोप का जो हमने देखा है कि बरतानिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो पहले ही बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, और जो ऐसे में आपको जो है इस तरह के इन्फ्लुएंज़ा के मसाइल से गुजरना पड़े तो फिर आपके लिए और मसाइल हो जाते हैं। और अच्छा, पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है ये किसी हद तक ब्लेसिंग भी है लोगों के लिए। बिल्कुल, आप यहाँ पर जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बर्न यूनिट को ये लीड करते हैं और बड़े ज़बरदस्त, और जिस तरह से इन्होंने इस बर्न यूनिट को चला रहे हैं, 1 साल से हमारा इनके साथ रब्ता है, और जिस तरह से इम्प्रूवमेंट ये लेकर आए हैं, ये मैं कहता हूँ कि यूरोप के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अगर आप इंश्योरेंस ही भरते रह जाएंगे, फिर आपको ये सहूलतें जाकर मिलेंगी। और जिस तरह से इनकी टीम भी काम कर रही है, निश्तर की टीम भी काम कर रही है, जिन चीज़ों पे अच्छी हो उनके ऊपर तारीफ़ करनी चाहिए।
जो अच्छा काम कर रहा हो उसकी पजीराई ज़रूर होनी चाहिए, और ये उसका हक भी है। और हम समझते भी अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आप भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं और बिल्कुल हम ऐसे भी ही करते हैं। लेकिन जहाँ पर मसाइल हैं वहाँ उन मसाइल की निशानदेही भी लोगों के लिए करनी मीडिया चाहिए का ताकि मकसद लोगों के यही लिए है, आसानी हो। इसीलिए उसे पिलर ऑफ द स्टेट कहा जाता है कि अब मीडिया ने जो है वो जहाँ पर कमी है उसकी निशानदेही करनी, और जहाँ पर कोई चीज़ काम अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ भी करनी है ताकि बिल्कुल। उनको मोटिवेशन और वो उसको बेहतर काम करते रहे। डॉक्टर साहब, आपका जिक्र हो रहा है, यहीं पर हम जो है वो बर्न सेंटर के हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं। पहले ज़रा ये बताइएगा कि बर्न फैसिलिटेशन और बर्न यूनिट, इनमें क्या फ़र्क है? आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी समझा रहे थे, मैं चाहूँगा नाज़रीन को भी ज़रा वो प्लीज़ समझाइएगा। जी जी, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो आम तौर पे बात करते हुए हम बर्न की जो भी फैसिलिटी होती है उसको बर्न सेंटर या बर्न यूनिट कह देते हैं। जी। थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये होता है कि जो बर्न सेंटर है उसमें बर्न से रिलेटेड तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं, इंक्लूडिंग आईसीयू, उसका अपना ब्लड बैंक होगा, उसकी अपनी लेबॉर्ट्री होगी। ये फैसिलिटीज़ जब एक बर्न सेंटर में, डायलिसिस यूनिट भी हो सकता है अगर कोई एडवांस बर्न सेंटर बना हुआ है कहीं प्रॉपर, तो ये सारी चीज़ें जब एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी तो वो बर्न सेंटर कहलाएगा। या आप समझें कि हाईएस्ट लेवल है सर्विसेज का। इससे एक स्टेप नीचे बर्न यूनिट कहलाता है। उसमें ये होता है कि आपका HDU होता है साथ, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, और उसमें आपके पास लैब की फैसिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी, और डेडिकेटेड बेड्स होते हैं बर्न पेशेंट्स के लिए। और इससे फिर एक स्टेप डाउन अगर आप सोचें कि कोई THQ लेवल पे या इस तरह किसी जगह पे, तो वहाँ पे कुछ बेड्स जो हैं वो डेडिकेट कर दिए जाते हैं। लाइक सर्जरी के वार्ड में आपने 4 बेड अलहदा कर दिए कि बर्न को यहाँ ट्रीट किया जाए, तो इसको कहेंगे बर्न फैसिलिटी। तो ये आप समझें कि एक लैडर की तरह जो लोएस्ट लेवल है वो है बर्न फैसिलिटी, उससे एक स्टेप अप हो जाएगा बर्न यूनिट, और फिर सबसे जो एक डेडिकेटेड बर्न के लिए वो बर्न सेंटर है। अच्छा, अभी अगर हम मुल्तान की बात करें तो इस वक्त मुल्तान में बर्न सेंटर है पड़ा, और उसमें किस किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो आप लोग जो है वो इलाज करें लोगों का? जी, हमारे पास ये यहाँ पे जो है ये 72 बेड्स फॉर एडल्ट और 20 बेड्स फॉर चिल्ड्रन जो है, ये एक डेडिकेटेड बर्न सेंटर है। ओके। जिसमें 10 बेड्स का ICU और 5 बेड्स का HDU भी साथ है। हमारी अपनी एक लेबॉर्ट्री है जहाँ टेस्ट वगैरह होते हैं, और ब्लड बैंक का भी एक जो है ना वहाँ पे सैटेलाइट डिपार्टमेंट बना हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कब से है पड़ा मुल्तान में, कब से फंक्शनल है? और दूसरा, आप लोगों का क्योंकि सेटअप बिल्कुल निश्तर से अलहदा है, एक पूरा सेंटर जो है आपका अलहदा है, इसमें बताइएगा कि कितनी स्पेशलिटीज़, जो डॉक्टर्स कितने वहाँ पर मौजूद होते हैं, कितने डॉक्टर्स की टीम होती है जब आपके पास पेशेंट आता है, तो उनका डायग्नोसिस किस तरह किया जाता है? क्या इमरजेंसी में पहले आते हैं या फिर आपको जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि डॉक्टर्स के पास आप यहाँ चले जाएँ, या डायरेक्ट ही बर्न के जो पेशेंट्स होते हैं वो आपके पास आते हैं? जी, ये बर्न सेंटर जो है ये 2012 में ये स्टार्ट हुआ। इसकी SNE अप्रूव हुई 2011 में, और फिर ये इसको फंक्शनल करते करते ये 2016 या 17 में आप कह लें कि ये फंक्शनल हो गया। उससे पहले ये एज ए बर्न यूनिट, जो मैंने आपको भी डिफरेंस बताया, या उसको आप बर्न फैसिलिटी भी कह लें, वो निश्तर में एक वार्ड 10 के नीचे जगह थी जहाँ था, फिर वहाँ से इधर शिफ्ट हो गया और प्रॉपर एक बर्न सेंटर जो है वो स्टार्ट हो गया। तो इस वक्त हमारे पास 5 कंसल्टेंट हैं जो प्लास्टिक सर्जन जो हैं, और उसके अलावा 3 SR हैं, और बाकी हमारी टीम जो है वो रेजिडेंट्स और मेडिकल ऑफिसर्स पर मुश्तमिल है। हाउस ऑफिसर्स इसके अलावा हैं जो रोटेशन पे होते हैं, वो 3 माह के लिए आते हैं, फिर वो दूसरे वार्ड्स में अपनी रोटेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे किसी पेशेंट का जो है वो हाथ जल गया, वो सबसे पहले निश्चित इमरजेंसी में आएंगे या डायरेक्टली आपके पास आएंगे? जी, ये पेशेंट जो है पहले इमरजेंसी में आते हैं, क्योंकि होता ये है कि जब भी कहीं कोई हादसा होता है तो उसमें ये देखना होता है कि सिर्फ एक यही इंजरी है, इसके अलावा भी कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी तो नहीं हो गई उसे। तो क्योंकि तमाम फैसिलिटीज़ इमरजेंसी में मौजूद होती हैं, तो इसको हम फिर वहाँ पे ट्रीट करके पहले, और जो पेशेंट जिनको सिर्फ बर्न सेंटर में एडमिट होने की ज़रूरत होती है उनको फिर शिफ्ट कर दिया जाता है बर्न सेंटर में। क्योंकि अगर किसी को एसोसिएटेड कोई इंजरी हो, लाइक एक बच्चा है उसको करंट लगा और वो छत से गिर गया, तो अब हो सकता है कि वो जो उसको बर्न हुआ है वो इतना सीरियस ना हो, उसको जान का ख़तरा ना हो उस बर्न की वजह से, लेकिन वो जो छत से गिरा है और उसे सर पे चोट लग गई है, तो उसको न्यूरोसर्जन की पहले ज़रूरत है, ताकि वो उसकी जान पहले बचे और उसके बाद बर्न का ट्रीटमेंट हो। तो ये एक एग्जांपल है, और भी बहुत से ऐसे होते हैं केसेस जिसमें और कोमॉर्बिड जिसे हम कहते हैं कंडीशंस होती हैं, उनका ट्रीट होना ज़रूरी है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। प्लास्टिक जी तमाम जो है पेशेंट्स वो पहले
निश्तर इमरजेंसी में आते हैं जहाँ हर तरह की इमरजेंसी ट्रीट होती है। उसके बाद वो फिर अपने अपने जहाँ जिस वार्ड में उनका ट्रीटमेंट होना है स्पेशलाइज्ड यूनिट में चले जाते हैं। इसी तरह बर्न वाले बर्न में आ जाते हैं। बर्न में फिर उन पेशेंट्स को रिसीव करने के लिए एक 6 बेड का डेडिकेटेड इमरजेंसी वार्ड या आप उसे फर्स्ट एड वार्ड कह लें वो मौजूद है। अच्छा, जब हम बर्न सेंटर में दाखिल होते हैं मुल्तान के, तो वहाँ पर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बेड्स। आप जैसे ही एंटर होते हैं तो यहाँ पर आप लोग मिल भी सकते हैं उन पेशेंट्स से और वहाँ पर जाकर आप गुफ्तगू भी कर सकते हैं जहाँ पर उनके साथ अटेंडीज़ भी बैठे होते हैं। लेकिन बिल्कुल सामने जो ऑरेंज कलर के गेट हैं वहाँ पर इस तरह के पेशेंट्स हैं जहाँ पर मिलने की इतनी इजाज़त नहीं होती, बहुत निगहदाश्त में रखा हुआ होता है। उन दोनों वार्ड्स में ज़रा फ़र्क भी बताइएगा। जी जी, आप जब बर्न सेंटर में एंटर होते हैं तो बेसिकली आपके राइट पे एडल्ट इमरजेंसी है और लेफ्ट पे पीड्स का वार्ड है। ओके। तो जो आप वो ऑरेंज कलर की बात कर रहे हैं वो हमारा फर्स्ट फ्लोर है। ओके। और वो आईसीयू है। ओके। तो इसलिए वहाँ पे मिलने की इजाज़त नहीं होती। वहाँ 10 डेडिकेटेड रूम्स हैं पेशेंट्स के लिए जो ज़्यादा सीरियस होते हैं या अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। मैं क्योंकि डॉक्टर मैं गया था तकरीबन 2018-19 के टाइम पे, तो इस वक्त जो उस वक्त की नेसेंट स्टेज थी, मुझे उस वक्त के हालात पता हैं, तो मैं वही उसके हवाले से आपसे सवाल करूँ। प्लास्टिक सर्जरी की आपने बात की, इसमें बहुत ही कलीदी किरदार है। अब प्लास्टिक सर्जन का रोल बताइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है एक बर्न यूनिट के अंदर, और लोग जब भी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सुनते हैं तो वो कॉस्मेटिक्स ही उनके जहन में आता है क्योंकि मूवीज़ और उस तरह के देख के, तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, मैं आपको ये बताऊँ, ये सवाल आमतौर पर ये पूछा जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी को प्लास्टिक सर्जरी क्यों कहते हैं, और इस पे लतीफ़े भी बने हुए हैं। कुछ लतीफ़े इतने मशहूर हो गए कि उससे और ज़्यादा ये बात लोगों में कॉमन हो गई कि आपने वो सुन रखा होगा कि जी वो फ़ीस का पूछा डॉक्टर से और उसको कहा कि हम प्लास्टिक अपना दे दें, तो ये इतना फेमस हो गया ये कि वो हर कोई ये समझता है कि प्लास्टिक से ताल्लुक़। बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है प्लास्टिकोस। ओके। तो बेसिकली आप जो प्लास्टिक की वैसे चीज़ें देखते हैं, जैसे एक प्लेट आपने देखी वो प्लास्टिक की, तो उसकी जो मोल्डिंग कैपेबिलिटी है उसकी वजह से उसे प्लास्टिक कह रहे हैं। तो प्लास्टिक सर्जन्स वो सर्जन्स हैं जो ट्रेंड होते हैं कि बॉडी में जो मोल्डेबिलिटी है उसको यूज़ करके वो दे सकें। ठीक, लाइक कोई वूंड बंद कर सकें, उसको ट्रीट करें। तो स्किन हमारी जो है इसके सर्जन्स आप समझ लें कि प्लास्टिक सर्जन्स हैं। तो बर्न क्योंकि स्किन को इन्वॉल्व करता है तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पर मैं चाहूँगा ज़रा तफसील गुफ्तगू करें। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद यहीं से टॉपिक जो है गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डॉक्टर एजाज से बात कर रहे थे बर्न सेंटर के हवाले से और प्लास्टिक सर्जन के किरदार को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब अपने बात को कंप्लीट कीजिएगा, जो प्लास्टिक सर्जन के रोल को डिफ़ाइन कर रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है बर्न सेंटर में। जी, मैं वो बता रहा था कि बर्न क्योंकि एक स्किन का मसला है। जी जी। तो स्किन से रिलेटेड जो सर्जिकल एस्पेक्ट है उसको प्लास्टिक सर्जन्स डील करते हैं। हो सकता है आगे चल के आप ये सवाल करना चाहें कि डर्माटोलॉजिस्ट फिर क्या करते हैं। जी। तो वो मैं आपको बता दूं लोगों की आसानी के लिए भी कि डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो आप समझें कि स्किन के फिजिशियन हैं। ओके। वो काम जो सर्जरी के बगैर होना है वो आमतौर पर स्किन के प्रॉब्लम्स डर्माटोलॉजिस्ट देखते हैं। और वहाँ जहाँ सर्जरी करनी हो, ज़ख़म हो जाए कोई या कोई और ऐसी एबनॉर्मेलिटी हो जिसे करेक्ट करना हो, तो फिर उसके लिए प्लास्टिक सर्जन का रोल है। अगर सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए तब जो है वो आपके जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं वो काम करेंगे। जी जी। उस पे पेशेंट्स को डील करेंगे। अच्छा, आप इसमें ये बताइएगा कि प्लास्टिक सर्जन्स किस हद तक आपकी ओरिजिनल स्किन को वापस ले आते हैं? जैसे कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का हाथ जल गया, उनके बाद वो आपके पास आए हैं ट्रीट होने के लिए, तो एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए इस हवाले से? अच्छा, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो स्किन टाइप का है। ओके। तो स्किन की टाइप्स होती हैं, वो आप समझें कि जो हमारा कलर है स्किन का उसके हिसाब से उसको ग्रेड किया जाता है। ठीक। तो जो लोग जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, इनमें एक पिगमेंट होता है स्किन में, उसे बोलते हैं मेलानिन। तो मेलानिन जितना ज़्यादा होगा उतना पिगमेंट ज़्यादा होगा, और मेलानोसाइट्स वो सेल्स हैं जहाँ से ये रिलीज़ होता है। ओके। और ये सेल्स जो हैं स्टिमुलेट हो जाते हैं अगर ये सन रेज़ का डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाए या कोई इंजरी हो जाए, जिसमें बर्न भी शामिल है, जिसमें सर्जिकल जो आप कोई कट देते हैं कहीं वो भी शामिल है। तो इसलिए ये बहुत डिपेंड करेगा कि जिस आदमी के साथ ये मसला है उसकी स्किन टाइप क्या है। ओके।
जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं उनके स्कार्स आमतौर पे बहुत अच्छे होते हैं, और यही वजह आपको पता है कि यूरोप में लोग धूप में लेटे रहते हैं सारा दिन, कि शायद हम कुछ डार्क को नहीं होते, क्योंकि उनमें ना मेलानोसाइट्स हैं ना मेलानिन प्रोड्यूस होता है। हमारे यहाँ उससे बिल्कुल उल्ट है कि लोगों में क्योंकि ऑलरेडी इतना मेलानिन है, और ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, बाय द वे कोई बुरी बात नहीं है लोगों को, मतलब ये मैं उसके लिए कि आप ये ना समझें कि ये हम कोई अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक बड़ी प्रोटेक्शन में है। जितना मेलानोसाइट्स की कमी होती है उतने चांसेस कैंसर के बढ़ जाते हैं, स्किन कैंसर, ड्यू टू सन रेज ओके एक्सपोजर। तो हम क्योंकि रहते हैं इन इलाकों में, शायद नेचुरली हमारी स्किन में इस वजह से वो मेलानोसाइट्स ज़्यादा हैं, मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो हमारे इसलिए स्कार्स ज़रा डार्क होते हैं, और वो उतने अच्छे नहीं होते जितने आप मैगजीन्स में, फिल्मों में, मूवीज़ में देख लेते हैं, क्योंकि उसमें वो लोग दिखाए जाते हैं जिनकी स्किन में मेलानोसाइट्स हैं ही नहीं। डॉक्टर साहब, हम इस पे अवेयरनेस पे भी बात करेंगे कि किस तरह अपने आप को फ़र्स्ट एड की देनी है अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई इस तरह की इंजरी हो जाती है, ताकि आम जो नाजरीन हैं जिनके मसाइल हैं वो भी हम आपसे जो है वो उनका हल जो है ले सकें। गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, साल 2025 साउथ पंजाब मुल्तान के लिए किस तरह का रहा? अगर आप पहले एक लाइन में ज़रा डिफ़ाइन कर दें, वॉज इट गुड, वॉज इट बैड, या हालात बेहतर होते गए? अच्छा, डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात कर लें सिर्फ मुल्तान के हद तक, तो डेवलपमेंट के हवाले से मुल्तान में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होते हुए इस साल देखा होगा। चौक चौराहे हैं उन्हें बनाया गया, ब्यूटिफिकेशन की मुल्तान में बहुत कमी दिखाई देती है। आपने लाहौर, इस्लामाबाद में उनको डेवलप होते हुए देखा होगा। यहाँ पे आपने देखा ट्रैफिक सिग्नल्स की इंस्टॉलेशन की गई, ये एक बड़ा मसला था। और मुल्तान के दो अहम चौक, चुंगी नंबर 9, सदरन बाईपास को डेवलप किया गया। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो इस रीजन की मुतालबा भी था, मुल्तान का नहीं, वो मुल्तान विहाड़ी रोड है, 90 किलोमीटर का रोड है वो। और पहली दफ़ा जिसको हम बचपन से सुनते आते हैं, ये रोड बनेगा, ये रोड बनेगा, इस रोड को हमने बनते हुए देखा है, जो अगले इसी साल में मुकम्मल कर ले रहेगा मार्च तक। इसके अलावा एक मुल्तान एवेन्यू का मंसूबा कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की जानिब से शुरू किया गया। ये अपनी नोयत का एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है कि इस तरफ भी किसी ने तवज्जो दी कि अगले 50 सालों में शहर की शक्ल और उसकी जो नई जो सूरत हाल है वो क्या होगी, उसको मद्देनज़र रखकर प्लानिंग की गई। डेवलपमेंट के हवाले से ये बड़ा अच्छा साल रहा। अब आ जाते हैं हम हेल्थ के हवाले से। हेल्थ के हवाले से कोई खातिर खा कोई डेवलपमेंट हमने नहीं देखी। निश्तर में मसाइल जूँ के तू मौजूद रहे, मेडिसन अभी तक मौजूद नहीं है। हमने बारहार इस बारे में ख़बरें चला ली। पैनाडोल आपको मिल जाए तो वो भी आप गनीमत मान लें। हार्डवेयर्स के इतने शदीद किस्म के निश्तर में मसाइल हैं कि वहाँ पर सर्जरीज़ नहीं हो सकती। और जिस तरह के अब हार्डवेयर्स के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं, अगर वो हार्डवेयर आप अपने जो है जिस्म में ना ही डलवाएं, तो मैं तो कहूँगा आप यही आपके लिए ब्लेसिंग है। आप ज़िंदगी भर के लिए आप ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, जिस तरह के नाकिस किस्म के मुआहदे किए जा रहे हैं। इसी तरह से एक इदारा ऐसा है जिसको डॉक्टर साहब लीड करते हैं, डॉक्टर एजाज साहब, बर्न यूनिट। हमने इसकी भी कारकर्दगी रिपोर्ट चलाई, और जिस पर ये एक रियल फीडबैक की बुनियाद के ऊपर हमने चलाई है। अगर कोई सर्व कर रहा है, ये ब्लेसिंग है, ये बर्न यूनिट हमारे पास जो मौजूद है, बर्न सेंटर। आपने इस साल एक बड़ी ट्रेजेडी देखी होगी, पिछले साल में, इस साल या पिछले साल गैस बाजोर का धमाका हुआ था, कितना शदीद था। आपने उसके जो पेशेंट्स थे, उसकी इंजरी थी, पूरे के पूरी आबादियाँ उसने उड़ा दी, और उसके तमाम पेशेंट्स जो थे वो बर्न सेंटर ने उनको किया। इसमें अब बर्न सेंटर का जो मरीज़ होता है उसके लिए बड़ी एक दुश्वारी है। उसमें डॉक्टर को बड़े जो है ना सब्र, तहम्मुल, पेशेंट से मुजाहरा करना होता है, क्योंकि एक मरीज़ अगर आ गया तो वो 4-6 महीने तो इनका मेहमान है जी। तो डॉक्टर साहब मैं ठीक कह रहा हूँ जी? जी बिल्कुल। वो क्योंकि इतनी उनकी जो इंजरी की नोयत होती है और रिकवरी का प्रोसेस इतना स्लो होता है, उसमें डॉक्टर का बड़ा सब्र और तहम्मुल से मुजाहरा करना होता है। इसमें हमारा इदारे के भी कुछ जो पेशेंट्स हैं वो वहाँ पर गए, उनका इलाज किया गया। एक एक्सीडेंट हुआ था बड़ा संगीन, उनके बाद हमारे पेशेंट्स का जो कुछ मसाइल थे वो बर्न सेंटर में उनका बड़ा अच्छा इलाज किया गया। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में वो जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतखाब खुद किया और बड़ा अच्छा इलाज किया गया। बिल्कुल जी। मैं तो किसी को भी अगर कोई भी इस तरह का मामला हो तो मैंने तो हमेशा उसे बर्न सेंटर को प्रेफर किया है। उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये है कि पिछले साल मेरा एक इंट्रैक्शन हुआ बर्न सेंटर से, मेरी फैमिली में एक हो गया, क्योंकि ये बर्निंग के मामलात हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा विदाउट रेफरेंस वहाँ पर कोई आपको रेफरेंस ही चाहिए, जबकि हमारे पास मीडिया का रेफरेंस है, हम ताल्लुक़ होता है, हम डॉक्टर साहब से डायरेक्टली कम्युनिकेशन।
सिर्फ एक चीज़ आपको बेहतर करने की ज़रूरत है, मैं लोगों से कहूँगा, जिससे डॉक्टर और जो अमला है वो बड़ा परेशान है, आप अपना कम्युनिकेशन दुरुस्त करें। बिल्कुल आपको डॉक्टर की बात को समझना है, आप खुद डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल। जो जहाँ पे दुश्वारी मैंने यहाँ वहाँ पर देखी है वो ये है कि लोग डॉक्टर की बात को नहीं समझते। वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो हमने सोच लिया है वैसा ही हमारा इलाज किया जाए, अगर वैसा नहीं किया जा रहा तो शायद हमारा इलाज ही ठीक नहीं होगा। ये बहुत बड़ा अलमी है। ये है तो जो सर्विस के हवाले से जो बर्न सेंटर की कारकर्दगी रिपोर्ट है, आप मेरे साथ डॉक्टर साहब ने शेयर भी की थी और हमने उस रिपोर्ट को चलाया भी था। तकरीबन कोई 2000 के करीब जो थे ना वो ऑपरेशंस किए गए और एवरेज आप लगा लें महीने की तकरीबन कोई 70 से 80 की एवरेज बनती है। अगर सोचें कि आप बर्न यूनिट में और जिस डॉक्टर जो स्ट्रेंथ वो बता रहे हैं, जिस स्ट्रेंथ के साथ अगर आप 70 से 80 सर्जरीज महीने की कर रहे हैं और वो उन लोगों की कर रहे हैं जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिनके पास कोई सर्विस मुहैया नहीं है जनूबी पंजाब में, और वो बलूचिस्तान से भी उम्मीद लेकर आते हैं। मैं अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ मुल्तान के इलाके से, मुजाबाद में भी एक ऐसे इंसिडेंट फ्लैश फायर का वाकया पेश आया, उसके 3 के करीब पेशेंट्स वहाँ पर मौजूद थे। जब मरीज़ों से हम ना आमतौर पर ना हम डॉक्टर साहब से तो फीडबैक लेते हैं, हम आमतौर पर ना जनरल पब्लिक बन के लोगों से भी फीडबैक लेते हैं। तो मुझे वहाँ पे बलूचिस्तान से भी मरीज़ जो थे वो उनके लवाहिकीन नज़र आए, उनको वो मुझसे बात करने की कोशिश करे, थोड़ा मैंने उन्हें समझाया। वो मतलब कहने का मतलब ये लोग हमारे साथ फीडबैक शेयर करते हैं और ये जो भी बात होती है आपके प्रोग्राम में ये फीडबैक की बुनियाद पर। तो ओवरऑल बर्न सेंटर के हवाले से तो ये साल बड़ा ही अच्छा रहा। जो इम्प्रूवमेंट्स डॉक्टर साहब ने की वहाँ पर, हमने वहाँ पर देखा कि पीड्स का वार्ड कायम किया गया। इसके अलावा ऑक्सीजन के बड़े टैंक्स की नस्ब के हवाले से मुआहिदा हुआ, कैमरों की इंस्टॉलेशन के हवाले से डॉक्टर साहब की जानिब से उसके ऊपर काम जारी है। डॉक्टर्स की ड्यूटी रोस्टर्स के बड़े शदीद वाले मसाइल थे, नर्सिंग स्टाफ और बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी चीज़ थी कि वहाँ पर मेडिसिन की हमने पूरा साल में कोई शॉर्टेज नहीं देखी। अगर मरीज़ की सेटिस्फेक्शन वही हो जाती जब उसे मेडिसिन फ्री मिले। उसके लिए आप जो क्योंकि ये बड़ी महंगी सर्जरी होती है, बड़ा महंगे इसकी दवाएं भी महंगी होती हैं और जो आपको क्योंकि वो पट्टियाँ वगैरह होनी थी वो भी बड़ी महंगी होती है। मैंने उनकी प्राइसेस मालूम किए तो मुझे पता चला कि 35,000 50,000 रुपये की है और वो फ्री ऑफ कास्ट लगाई। गौहर, एक तरफ बर्न सेंटर जो है वो भी इसी मुल्तान का हिस्सा है जहाँ पर आप बता रहे हैं कि कारकर्दगी बहुत अच्छी है, वहीं पर निश्तर 2 जो कि समझा जा रहा था कि बोझ उठाएगा निश्तर का और जो है वो डिवाइड हो जाएंगे पेशेंट्स, लेकिन अभी तक उधर सहूलियात का फुकदान है, उसके बारे में भी ज़रा रोशनी डालिएगा। बिल्कुल जी, निश्तर 2 के लिए हम सब ने बड़ी एफर्ट की। हमने मुझे याद है मैं मुल्तान के कमिश्नर हुआ करते थे, हम उनके साथ विज़िट किया करते थे जब वहाँ पे मंडी लगा करती थी, जानवरों की मंडी, वहाँ पे उस सरकारी लैंड थी उसे शिफ्ट किया गया और वो किस तरह से वो ज़मीन वागुजार करवाई गई, कब्ज़ा माफिया से वागुजार कराई गई। मकसद यही था कि जो निश्तर 1 है उसके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है और निश्तर 2 के लोग जो हैं वो फैसिलिटेशन उससे हासिल करें और इसमें साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब को जितना क्रेडिट दिया जाए उनको ये कम है, क्योंकि उन्होंने दिन रात इसके ऊपर फोकस किया। इसको उस्मान बुज़दार इसकी बुनियाद रख गए थे, इसको लेकर जिन्होंने इसको बनाया और जिन्होंने उसके लिए एफर्ट पुट की वो वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब थे जो अब हमारे वज़ीर दाखिला हैं और PCB के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने इसके लिए बड़ी एफर्ट की। बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, किसी आलमी मेयार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। नकाइस ज़रूर मौजूद हो सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर की वाले से हो सकते हैं, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। 60 बेड्स की वहाँ पर एमरजेंसी बनाई गई, सराय बनाया गया, यही मकसद के दूर दराज से लोग आते हैं। कैंटीन बनाई गई, खूबसूरत और स्टेट ऑफ द आर्ट एक हॉस्पिटल बनाया गया। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब की जिम्मेदारियों से रोश हुए तो जो हुकूमत आई उसकी बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि वहाँ पर आपने सिर्फ स्टाफ तैनात करना है। मशीनरी वहाँ पर मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पर स्टाफ ही तैनात नहीं हो सका। आज तक वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है और जेनिटोरियल स्टाफ जो है वो हॉस्पिटल को चला रहा है और कितना बड़ा सानिया वहाँ पर हो सकता है। 700 से 800 की स्ट्रेंथ वहाँ पर दरकार है। 300 के करीब जेनिटोरियल स्टाफ के जो वर्कर्स हैं वो आपको कंप्यूटर पे बैठे हुए नजर आएंगे। ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि जेनिटोरियल स्टाफ जो है वो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, जो डे टू डे वर्क्स हैं वो कर जेनिटोरियल स्टाफ कर। अकाउंट्स ऑफिस में आपको अच्छा एक और बढ़ के सुने कि वो मेडिकल सर्विसेज में उनकी सर्विसेज ली जा रही है जेनिटोरियल स्टाफ की। ये बदकिस्मती है। हम पता नहीं किस सानहे का इंतजार कर रहे हैं और हम वहाँ पर
60 बेड्स का आईसीयू वहाँ पर मौजूद है जो गैर फाल है, जिसके लिए हमने 12 रिपोर्ट्स चलाई, किसी को परवाह नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या मसाइल हैं, आपने बात की होगी मिनिस्टर की जो इंतज़ामिया हैं उससे बात की होगी, क्या कहते हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं हम फाल कर पा रहे उस हॉस्पिटल को? देखें, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश यही होती है, डॉक्टर एजाज जानते हैं, जो भी वसाइल होते हैं उनको कोशिश की जाती है बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ किया जाए। अब एक हॉस्पिटल बन गया है, उसे फाल कर दिया है, डॉक्टर अज़हर हैं, अज़हर नकवी उसको लीड कर रहे हैं, बड़े ब्रिलियंट आदमी हैं, करना जानते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं डॉक्टर ही ना, हायरिंग्स ही ना हो, वहाँ पर सीट्स ही ना उनको किया जाए, इतनी बड़ी एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स मौजूद खबर नहीं दी हैं। है कि जेनिटोरियल स्टाफ जो हैं वो डे टू डे वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर मेडिकल सर्विसेज उनसे ली जा रही हैं, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सबसे बड़ी इलाज गाह साउथ पंजाब की, मुल्तान की टीचिंग हॉस्पिटल, और उसमें इस तरह के मसाइल। बिल्कुल जी, ये बड़ा चैलेंज है। सेक्रेटरी हेल्थ है हमारी नादिया साकिब साहिबा, और हमारे अमानुल्लाह साहब हैं, साउथ को देखते हैं, हमने उनके हवाले से भी उन्हें भी ये गोश गुजार कराया, यार ये मसला देखें, संजीदा मामला है। 60 बेड्स की आपके पास इमरजेंसी मौजूद है, इक्विपमेंट मौजूद है, इक्विपमेंट पड़ा हुआ ख़राब हो रहा है, आप एनेस्थीसिया डॉक्टर्स नहीं हायर कर सकते, एनेस्थीसिया के हवाले से अब वहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, पर एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है। अब आप निश्तर 1 और निश्तर 2 इस पे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, इस पे तफसील गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गौहर जो है वो मैं तफसीलन बता रहे थे कि इस वक्त निस्टर 2 के क्या मसाइल हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द उन मसाइल का जो है वो हल निकाला जाएगा। मज़ीद भी इस हवाले से गौहर से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर, हमने अवेयरनेस की बात कर रहे थे, हम जानना चाह रहे थे आपसे कि अगर हाथ जल गया है या किसी को कोई और घर में कोई ऐसा बर्निंग का वाक़या हो गया है तो उसने फ़र्स्ट एड क्या करनी है? हमारे यहाँ तो वो टूथपेस्ट लगा देते हैं फ़ौरन, या कोई हमने फ्रिज में रखी होती हैं ऑइंटमेंट्स वो पकड़ के हम वो लगा देते हैं, तो इसके बारे में जी, ज़रा ये बताइए। बहुत सी चीज़ें हैं, इसकी बड़ी लंबी लिस्ट है। इसमें लोग इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती लगा देते जी, हैं, वो छिलके लगा देते हैं, आलू के छिलके। जी, बहुत से ऐसे टोटके हैं। एक्चुअली जब कोई प्रॉब्लम में होता है तो फिर आप उसे जो भी बता दें वो कर लेता है। मैं लोगों की आसानी के लिए बता दूं कि बस एक लफ्ज़ आप याद रखें, टैप वाटर। ओके, सादा पानी, ना उसको ठंडा होना चाहिए, ना उसको आपने गर्म करना है। जब कोई जल जाए, जैसे कोई खातून किचन में काम कर रही हैं, हाथ जल गया है, फौरी तौर पे वो टैप वाटर जो है उसके ऊपर बहाना शुरू कर दें, इसलिए कि जितनी देर टेम्परेचर का कांटेक्ट टाइम बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका बर्न डीप हो जाएगा। ओके, और उसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाएगा। सुपरफिशियल बर्न जो हैं वो खुद ब खुद हील हो जाते हैं, और जितना बर्न डीप होगा उतना मुश्किल होगा ट्रीट करना। इसी तरह एक मिथ लोगों में बहुत है कि ब्लिस्टर्स बन गए, छाले बन गए। यही पूछना चाह रहा था। हाँ जी, कि तो पॉप ये कर भी देते याद हैं। रखें कि छाले बनना जो है वो अच्छी बात है। ओके, इसका मतलब है अब आपका बर्न जो है सुपरफिशियल है, वहाँ स्किन है तो वहाँ छाला बन गया है। अगर वो डीप बर्न हो जाएगा तो छाला बनने के लिए स्किन मौजूद ही नहीं होगी वहाँ। तो सुपरफिशियल बर्न में वो छाले बनते हैं, उसको कभी भी फोड़ने की कोशिश ना करें कि हम इसको जो है ना कोई निडल मार दें, इसमें कुछ कर दें, बिल्कुल ऐसा ना करें। टैप वाटर इस्तेमाल करें, मुसलसल बहाएं उस जगह पे। इवन जो इलेक्ट्रिक बर्न्स हैं वो भी उनका बड़ा ये भी मिथ है कि उसको मट्टी में दबा दिया जाए जी, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उसको मट्टी में ना दबाएं। और इसी तरह जो बच्चे हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा बर्न होके आते हैं हमारे पास, सर्दियाँ आ गई हैं आपको पता है। लोग जो हैं वो गर्म खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय बहुत बनती है घरों में और वो टेबल वगैरह पे रख देते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको आदत होती है कि वो हर चीज़ घसीट लेते हैं ऊपर, तो जब वो इस तरह का कोई कप, कोई ग्लास, कोई चीज़ ऐसी घसीटते हैं तो वो उनके चेहरे से होता हुआ नीचे तक हर चीज़ जो है ना वो बर्न हो जाता है। तो उनका बहुत ख्याल रखें इस मौसम में। इसी तरह मैं कहूँगा कि बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो अपने लिहाफ में, रज़ाई में गर्म बोतलें रख लेते हैं पानी की भर के, और उसमें भी एक काम वो ये करते हैं कि प्रॉपर जो इस मकसद के लिए बोतलें बनी हैं वो इस्तेमाल नहीं करते। घर में कोई भी खाली बोतल उठा के और उसे जो है ना वो वार्म बॉटल बना लेते हैं, और फिर पता चलता है कि वो अंदर ही वो बोतल जो है वो फट गई, उसका ढक्कन खुल गया और वो गर्म पानी जो है उसने सारा जला दिया। तो ये गर्मियों में तो चल जाता है काम, सर्दियों में बहुत बढ़ जाता है बर्न का इंसिडेंस जो है। एक ये इस वजह से, फिर इसी तरह बंद करके कमरे हीटर चला लेते हैं, कोयले जला लेते हैं, लकड़ी को जला लेता है। इसी तरह
खेतों में बहुत से लोग बैठ जाते हैं एक जगह बना के और इकट्ठे होकर वहाँ पे वो, और नींद आ जाती है, फिर वहीं पे उनके कपड़ों को आग लग जाती है। तो ये इंसिडेंट्स बहुत देखने में मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर, इसमें मैंने ओवर द काउंटर मेडिसिन की बात की, वो कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं? अगर किसी ने उस जैसे ही ब्लिस्टर्स बने, अगर किसी ने पॉप कर दी और फ़ौरन वो लगा दी, स्टेरॉइड्स हो सकती हैं, ये उसके बारे में ज़रा जी, बताइए। ये भी मैं लोगों की आसानी के लिए समझा दूं कि 3 दिन जलने के बाद आपको इन्फेक्शन नहीं होता। ओके, इसलिए अगर आप हमारे पास बर्न सेंटर भी आएंगे तो आप देखेंगे कि हम एंटीबायोटिक्स तीसरे दिन स्टार्ट कराते हैं। तो पहले जो आपके 3 दिन हैं उसमें इन्फेक्शन के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें जो आपने नाम लिया, ये लगा के इन्फेक्शन ज़बरदस्ती कर लेते हैं लोग। और इसमें वो भी हैं जो काऊ डंग भी लगा लेते हैं इसमें, दूध लगा लेते हैं ऊपर, टूथपेस्ट लगा लेते हैं, बैक्टीरिया पहले से मौजूद है जी, वो सारी इस तरह की चीज़ें। नील का बहुत रवाज है, वो जब नील लगाते हैं तो हमें उसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये बर्न एक्चुअली है कितना। उसको रिमूव करें तो उससे और इंजरी होने का चांस होता है। इसी तरह एक वो 1 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का टीका बड़ा मशहूर है, उसको किसी चीज़ में डाल लेते हैं। वो बेसिकली पेनिसिलिन है वो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है उस वक्त। तो लेकिन ये लोग इस तरह के टोटके बहुत करते हैं, और हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो नॉन डॉक्टर्स हैं, क्वैक्स हैं, इवन होम्योपैथिक और हकीम जो हैं, इनको ये बहुत शौक़ है कि वो तमाम मामला जिनमें एलोपैथी इलाज नहीं करती, उसमें ये कोई मिरेकल करके दिखाएं। ये कहानी आप बहुत सुनते होंगे कि जी कोई बंदा चल नहीं सकता था, उसको एक पुड़िया दी और वो भागता हुआ चला गया। बिल्कुल। तो ये लोगों को बड़ा फैसिनेट करता है इस तरह की स्टोरीज़। तो ये बर्न के मामले में भी वो ऐसी ही स्टोरीज सुनाते हैं कि जी हमने क्रीम बनाई हुई है, हम तो ये फ़ी सबीलिल्लाह दे रहे हैं, और ये बस आप लगा लें और उसके बाद देखें। उसमें कुछ नहीं होता, मेंथोल को मिक्स किया होता है जो थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट देता है। टूथपेस्ट से भी यही कुछ होता है, थोड़ा कूलिंग इफेक्ट आता है, लेकिन वो आगे आपका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल कर देता है। तो मैं फिर कहूँगा कि एक ही लफ्ज़ याद रखें, टैप वाटर। कोई किसी स्पेशल पानी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में जो पानी आ रहा है उससे उसको धोते चले जाएं 15 से 20 मिनट। तो जितना का आप उसको बचा सकते हैं डीप होने से वो बचाएं। बाकी का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आप फ़ौरन हॉस्पिटल आएँ और अपना ट्रीटमेंट करें। कोई इतना बड़ा जो है वो ज़ख़म नहीं हुआ या इतना बड़ा ब्लिस्टर नहीं था कि हम जो है वो हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से रजू करें, और घर में अगर हम वेट करें तो लोग क्या करते हैं, उसके पास सनी प्लास या कुछ इस तरह का लगा देते हैं। वो लगा देना चाहिए कि इसको ओपन एयर में रखना चाहिए? उसके लिए मैं कहूँगा कि सिर्फ एमोलिएंट लगाएं ताकि वो ड्राई ना हो, और सेकेंडली आप उसे सन रेज से बचाएं ताकि वो जो हमने पहले बात की कि सन रेज से जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं मेलानोसाइट्स, तो निशान बहुत बुरे पड़ जाते हैं। ये लोगों का आम सवाल होता है जी निशान तो नहीं रह जाएगा? जी उसी तरफ आ रहा था वो। हाँ जी, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सन प्रोटेक्शन की जाए बहुत ज़्यादा। तो आप अगर हाथ पे है तो वाइट ग्लव्स पहन लें। अच्छा, वो ब्लैक कलर ना पहने। ख़वातीन में बहुत होता है कि काला बुर्का, चादर, आपको पता है हमारे कल्चर में इधर साउथ पंजाब में ज़्यादा है, तो वो आप ज़रूर लें, लेकिन वो कलर उसका चेंज करके वाइट कर लें, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करता है। क्योंकि उससे वो सन रेज जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वो अंदर जाके आपके मेलानोसाइट्स एक्टिव करती हैं, और फिर वो उसमें कलर जो है उसका ख़राब हो जाता है हील होने के बाद भी। तो फिर उसका फर्दर बड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है। तो सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपको, और कोई भी इमोलिएंट उस पर लगाएं। वो सादा कोई इस्तेमाल होने वाली वेज़लिन लगा सकते हैं आप, तो उससे वो ठीक हो जाते हैं सुपरफिशियल बर्न्स। अच्छा, यूजुअली अगर हम बात करें तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा, जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो काफ़ी रेड फ्लैग्स आ जाते हैं ना, हम लोग जहन में डरना शुरू कर देते हैं कि अब तो ये इतनी बड़ी बात हो गई, अब सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। फिर लोग डिले करते रहते हैं, जैसे आपने क्वैक्स की बात की। तो वो जो हम डिले कर रहे होते हैं उसकी वजह से मर्ज़ कितना एग्रीवेट करता जाता है, और अगर हम फ़ौरन इलाज करा लें तो कितना बेहतर है, ख़ास तौर पर अगर हम बर्न के बात करें तो? जी, बर्न के जो स्कार हैं जी, ये बड़े नोटोरियस हैं इस बात के लिए कि अगर आपने इनको सर्जरी जहाँ ज़रूरत है उसको ऑपरेट नहीं करवाया और ये इंतज़ार करते रहे ये ख़ुद से हील हो जाए, तो वो एक दिन हील तो हो जाएगा। देखें, जब ट्रीटमेंट नहीं होता था तब भी लोगों के वुंड हील तो होते थे, तो एक दिन तो वो हील हो जाएगा 6 माह में, 8 माह में। लेकिन वो जो स्किन उसके ऊपर आ जाएगी या आप समझें कि बन जाएगी, वो बेसिकली एक अनस्टेबल स्किन है। उसमें बार बार क्रैक्स आते हैं, बार बार उसमें हीलिंग होती है, तो उसमें बहुत चांस होता है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। ओके। तो ये बात भी लोगों को ज़रूर समझनी चाहिए कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर्स होते हैं, साल से ज़ख़म बन रहे हैं, हील हो रहे हैं, क्रीमें लगाए जा रहे हैं, उसको ऑपरेट नहीं करवा रहे, तो वो एक दिन पता चलता है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बड़ा ख़तरनाक कैंसर है। तो ये बर्न के साथ स्पेसिफ़िक है, इसका अलग से नाम है मेडिकल में। जो बर्न के जो अल्सर्स हैं ये
कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कैंसर्स। Okay. सो लिहाजा जो बर्न के बड़े वुंड्स हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है उसकी सर्जरी ज़रूर करवाएं, ताकि ये वाली चीज़ जो है ये मतलब लाइफ टाइम आपको एक थ्रेट रह जाती है कि किसी वक्त भी ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा सर, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर अनफॉर्चुनेट है कि हम सेफ्टी का ख्याल इतना ज़्यादा नहीं रखते, और पाकिस्तान में हम आए दिन देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो बर्निंग का वाक़या हो गया, या हम बड़े और भी वाक़या सुनते हैं, किसी पे एसिड फेंक दिया गया, इस तरह के वाक़या भी हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो इनका फिर किस तरह इलाज किया जाता है और कितनी जल्दी जो है वो पेशेंट को लेके पहुँचना चाहिए? तो सर सेफ्टी के पहलू पर भी ज़रा रोशनी डालिए कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जिसमें आप लोगों का बड़ा रोल है जी कि इसकी प्रिवेंशन के ऊपर बहुत कंपेन्स होनी चाहिए। ये आप याद रखें कि आप जितने भी बर्न सेंटर्स बना लें, फैसिलिटीज़ जितनी डेवलप कर लें, आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, अगर इसकी प्रिवेंशन नहीं होती तो ये आपके सारे बर्न सेंटर्स, सारी फैसिलिटीज़ कम रह जाएंगी, ये इसको कैटर नहीं कर सकेंगे। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप जब तक डायबिटीज़ का इलाज नहीं करेंगे आप रीनल फेलियर को नहीं रोक सकते, जितने मर्जी डायलिसिस यूनिट बना लें तो वो कम ही रहेंगे हमेशा। तो इसकी प्रिवेंशन पे बहुत काम होने की ज़रूरत है कि लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि वो बहुत एहतियात करें। सर्दियों में ख़ास तौर पे, या आपको पता है सिलेंडर्स बहुत इस्तेमाल होते हैं, और मैं आपको बताऊं कि हमने इस तरह की वीडियोस देखी हैं कि लोगों ने शॉपर के अंदर गैस भरी हुई है और मोटरसाइकिल पे बैठ के उसको लेकर जा रहे हैं। ये शायद आपकी नज़र से कभी गुजरा हो। ये मैंने एक चोलिस्तान में जाते हुए जो है ना मोटरसाइकिल सवार को रोक के पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम। एक हाथ में उसके पास सिलेंडर था, दूसरे हाथ में एक बड़ा सा बैलून था जिसमें गैस भरी हुई। तो उसने मुझे बताया कि जी हम वहाँ जाके कुकिंग करेंगे इसके साथ, इस बैलून में गैस है, और वो सारी सड़क पे उसको लेके तो जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मतलब आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। इसी तरह एक बहुत हमारे यहाँ लोगों को आदत है कि इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा हर कोई जी, तो जिसका दिल करेगा वो पेचकस उठा के तो कुछ ना कुछ करेगा। तो उसको भी रोकने की ज़रूरत है कि इस काम के प्रॉपर जो एक्सपर्ट हैं आप उनसे काम करवाएं। इसी तरह एक मैं समझूंगा कि इसकी भी कंपेन होनी चाहिए कि जो नए घर बन रहे हैं एटलीस्ट, वैसे तो पुरानों में भी चेंज होना चाहिए, जो ये हमारे स्विच बोर्ड्स हैं इनको कम से कम 6 फुट ऊंचाई पे होना चाहिए। ओके, जितने भी बुरे लगते हैं आपको कोई बात नहीं, ये आपके जो है होम डिज़ाइन वाले इसको ज़रूर बेहतर बना लेंगे, लेकिन 6 फीट से नीचे कोई स्विच बोर्ड ना हो ताकि आपके बच्चे महफूज रहें। वो क्या करते हैं, कोई कीज़, कोई चम्मच, कोई चीज़ उसके अंदर बिल्कुल कर देते हैं और उससे करंट लग जाता है। लाइव वायर्स को च्यू कर लेते हैं और वो फेस के बर्न के साथ हमारे पास आते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। इसकी प्रिवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर, अब हम प्लास्टिक सर्जरी पे ज़रा वापस मैं जाना चाहूँगा। बड़ा आपने कहा कि कलीदी किरदार है। अब ये जितने भी सारे मसाइल हैं इनका जो है वो ट्रीटमेंट एंड रिज़ल्ट में वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि प्लास्टिक सर्जन जो है वो कोई दोबारा से हमारी जो है फेस वैसा हो जाएगा, हमारा हाथ वैसा हो जाएगा, हमारे पाँव होंगे। तो मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया था कि एक्सपेक्टेशंस कितनी होनी चाहिए। अगर नाज़रीन ये सुन रहे हैं, हम इलाज तो कर रहे हैं लेकिन एक्सपेक्टेशंस जहन में होती हैं ना, तो वो क्या होनी? वो मैंने आपको बताया कि स्किन टाइप का उसमें बड़ा रोल है। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लोग एक्सपेक्ट करें कि 80 to 85% जो है वो नॉर्मल तक आ जाएंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट 100% नॉर्मल 100% नॉर्मल नहीं होगा। मज़ीद भी नाज़रीन डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और आम जो हमारे घर में मसाइल होते हैं उसका जवाब जो है वो हम लेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डॉक्टर साहब से समझने की कोशिश कर रहे थे कि फ़र्स्ट एड किस तरह की लेनी है अगर हमें कोई हमारा कोई जलने का वाक़या हो गया है, कोई ऐसा हादसा हो गया है। इसी के साथ साथ हमने मज़ीद भी उनसे जो आम लोगों के जहनों में सवाल आते हैं उन पर लेने की कोशिश की। ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब ने कहा कि नीम हकीम ख़तरा जान, अपना फ़ैसले ख़ुद नहीं लेने, डॉक्टर से जाके इलाज कराना। मज़ीद भी सवाल से तफसीलन डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त बुरे वाला की तकरीबन कोई 26 सड़कें हैं, उनकी तामीर नौ का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। उसके बारे में ज़रा तफसीलन बताइएगा कि कब तक ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा? बिल्कुल जी, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम ख़ान जो है वो हमने जिस तरह से उनके मुल्तान के प्रोजेक्ट्स की बात की तो उनकी एक अच्छी बात यह है एज एडमिनिस्ट्रेटर डिवीज़न के वो देखते हैं तो वो इक्वल डेवलपमेंट पे यकीन रखते हैं और उसके हमें नताइज ये नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर हम बड़े शहरों को की तरफ जो है बड़े मंसूबे आते हुए देखते हैं, वहीं पर
जो तहसील लेवल की चीज़ें हैं, अब बूरे वाला है, हमेशा कभी आपने उसको सुना भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा, तो ये वाहिद कमिश्नर है। इसकी एक बुनियादी तौर पर वजह ये भी है, उनका होम टाउन है, बुरे वाला को वो जानते भी हैं। और होना भी ये चाहिए कि जब आपको मौका मिले सर्व करने का किसी बड़े ओहदे पर, तो कम से कम आप जहाँ पर आप पैदा हुए हैं वहाँ के आप मसाइल जानते हैं, लोगों को आपसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और उस इलाके ने ही आपको बड़ा किया है। तो कमिश्नर मुल्तान ने बूरे वाला की तारीख में पहली मरतबा 26 से 27 जो सड़कें हैं उनका सर्वे मुकम्मल करवाया है। और सर्वे मुकम्मल करवाने के बाद उन सड़कों को, चौकों को, चौराहों को बहाल किया जाएगा और नई सड़कें बनाई जाएंगी, जिसके हवाले से बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ कर दिया है। कमिश्नर मुल्तान इसको मॉनिटर कर रहे हैं और ये उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 6 से 8 माह में जो है ये मंसूबा बूरे वाला का मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें आप बूरे वाला शहर की जो शक्ल है उसको बदलते हुए देखेंगे। जो छोटे शहर, छोटी तहसीलें कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये मंसूबा? इसका यही रखा गया जी 2000 जो है ना जी 26 के हवाले से जो है ना कुछ माह में इसको डेडलाइन रखी गई है कि इसको मुकम्मल किया जाएगा। क्योंकि बुनियादी तौर पर जो बड़ी रुकावट होती है वो यही होता है कि सर्वे आपका मुकम्मल होना, आपका पेपर वर्क मुकम्मल होना। तो पेपर वर्क उसका मुकम्मल हो चुका है। तो बूरे वाला शहर जो है वो उसके लिए जो अहम चौक हैं, चौराहे हैं, उनको जो है वो सड़कें हैं, उनको रेनोवेट किया जा रहा है और दोबारा जो है वो बूरे वाला को खूबसूरत बनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अगर आप कोई नाजरीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो बिल्कुल लास्ट 30 to 40 सेकंड्स में दे दीजिएगा। पैगाम जैसे मैंने पहले आपका, एक तो ये है कि आप टैप वाटर को याद रखें अगर बर्न हो जाए। दूसरा ये कि इस मौसम में ख़ास तौर पे बहुत एहतियात करें। सर्दियों में ये इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं, लोग जो है उसको तापने के लिए भी जला लेते हैं, फिर दोस्त मिलके कोई बारबेक्यू पार्टी कर लेते हैं। बिल्कुल। और उसमें आपको पता है कि वो सारे क्योंकि नीम हकीम होते हैं तो कोयलों को जलाने में भी 100 तरह के टोटके करते हैं, उसमें बर्न हो जाते हैं। घरों में बहुत एहतियात करें। शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। आपने बड़े आसान अल्फाज में बड़ी टेक्निकल चीज़ों को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन के जहनों में जितने भी सवाल थे हम उनका आंसर देने में कामयाब हुए होंगे। गौर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में जब भी तशरीफ़ लाते हैं तो मैं ज़ाती तौर पर बहुत कुछ सीखता हूँ और आप भी नई से नई खबरें जो है वो हमारे लिए ब्रेक करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ नए गेस्ट होंगे, नया टॉपिक होगा। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बर्न सेंटर के हवाले से और गौहर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने मुल्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे बड़ा तफसीलन गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक, इस्लामिक टॉपिक ऐसा लिया जाए जिसमें आवाम को कुछ सीखने को मिले। हम नाज़रीन, आप और मैं बहुत कुछ सीखें। हमारे कुछ टेक्निकल टॉपिक्स इस तरह के होते हैं जिसमें हम अमूमन गुफ्तगू नहीं करते। इसी के साथ साथ आम नाज़रीन के जहनों में जो भी सवाल होते हैं वो भी हम इनको कैटर करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा मौजू माह रजब के हवाले से है। माह रजब जो है वो हुर्मत वाले 4 जो हमारे महीने हैं उनमें आता है। ये हुर्मत वाले महीने कौन से होते हैं, माह रजब की कुरान और हदीस के हवाले से क्या अहमियत है, तो तफसीलन इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार गिलानी साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया तेहमा भाई। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोहतरम जनाब डॉक्टर अमजद बुखारी साहब का और मोहतरम जनाब सुहेल बलोच साहब का, और आपका कि आपने एक तालिब इल्म को, एक खाकसार को इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए और आप जो है वो नाज़रीन को जो है वो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। मेरा तो आपसे पहला इंटरेक्शन है, लेकिन जब हम बात कर रहे थे गेस्ट के हवाले से तो बड़े अच्छे अल्फाज में सुहेल साहब ने आपको जो है वो याद किया। माह रजब के हवाले से बताइएगा कि कुरान और सुन्नत के हवाले से इस महीने की क्या अहमियत है, बल्कि कुरान और सुन्नत के माह रजब के गुफ्तगू करने से पहले वो जो हुर्मत वाले महीने हैं उनको क्यों कहा जाता है हुर्मत वाले महीने, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको तफसीलन बताइएगा। जी तेहमा बेटा, बात ये है कि हुर्मत वाले महीने 4 हैं और ये 4 महीने हमें दीन इब्राहिमी की तरफ से आए। हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, यानी शुरू में आपने जब इस्लाम की दावत दी है तो आपने उसको बिल्कुल यकसर हर चीज़ को ख़त्म नहीं किया, बल्कि जो चीज़ें दीन इब्राहिमी से चली हुई आ रही थीं उनको प्योरीफाई किया। यानी उनके अंदर इस जो इन्होंने जो मुशरिकीन मक्का थे
उन्होंने दीन इब्राहिमी में बहुत सी बिदआत पैदा कर ली थी, बहुत सी नई नई चीज़ों को उसमें ईजाद कर ली थी उसमें। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला काम ये किया कि दीन इब्राहिमी की जो चीज़ें जिनको इस्लाम के अंदर एक लाना था और अल्लाह के हुक्म से ही लाना था, तो उनको प्योरीफाई किया। उनमें ये हुर्मत वाले महीने भी, ये दीन इब्राहिमी से चले आ रहे हैं। ये हुर्मत वाले महीने बेसिकली जहाँ तक मैं एक तालिब इल्माना जो मेरी राय है कि ये चले आ रहे हैं दीन इब्राहिमी से, और इनका जो 4 महीने हैं उनमें 3 महीने तो इकट्ठे आ रहे हैं, यानी ज़िकात, ज़िलहिज और मुहर्रम। तो दीन इब्राहिमी में आपको पता है कि खाना काबा की हुर्मत, हरम की हुर्मत, और ये 4 महीने हुर्मत वाले। तो अब इन 3 महीनों में चूँकि हज होता था जी, यानी आज तो हम हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, हम जहाज़ पे बैठते हैं और 2.5 घंटे में 3 घंटे में हम पहुँच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, महीने लगते थे। और दूसरी बात ये है कि जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो उसके लिए आप ये देखें कि महीनों का सफ़र होता था, कई अरसा लगता था। और दूसरी चीज़ है अमन। आप किसी जगह पे जा रहे हो, अगर वहाँ पर अमन ना हो तो लोग नहीं जाते वहाँ पे। तो इसलिए ये 4 महीनों में 3 महीने यानी ज़िकात और मुहर्रम सफ़र के लिए, और ज़िलहिज हज का महीना, सही। तो ये 3 महीने हज के लिए होते थे। और इन 4 महीनों में करना क्या है कि इन 4 महीनों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई कत्लो गारत नहीं करनी, कोई फसाद नहीं है, और बिल्कुल अमन व अमान है। तो ज़ाहिर है ये 4 महीने इंतहाई अमन वाले महीने होते थे। और रजब ख़ास तौर पे उम्रे के लिए मुख्तस था। सही। कि इस रजब के महीने में अगर किसी ने उम्रा करना है तो ये रजब में आदमी उम्रा कर सकता है। अब आप ये देखें कि मुशरिकीन मक्का करते क्या थे, वो इनमें हेर फेर कर लिया करते थे। सही। यानी इकट्ठे बैठ जाते थे। अब उन्होंने अगर किसी जैसे लूट मार है तो लूट मार, इन 4 माह में लूट मार नहीं है। ख़ास तौर पे आपको पता है मक्का एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था, बार्टर ट्रेड होती थी, लोग आते थे वहाँ से सामान लेते थे, वहाँ से सामान देते थे और चले जाते। बिल्कुल। तो अब एक उनको पता चला कि एक बहुत बड़ा काफ़िला आ रहा है और उसके पास बहुत बड़ा माल है, और वो अपनी प्लानिंग करके आ रहा होता था कि बस अब जब हम अंदर जाएंगे तो हुर्मत वाला महीना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या करते थे, उसको तब्दील कर देते थे कि ये महीना जो है ये हमने 20 दिन का कर दिया, अगला महीना 40 दिन का कर दिया। अच्छा। तो वो इसको नसी के महीने कहते थे, सेट पैटर्न नहीं रखते थे। हाँ, वो उसको चेंज कर देते थे। तो इसके लिए फिर आप ये देखें, ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है कि खुतबा हज्जतुल विदा जब आपने दिया तो उस वक्त आपने ये फरमाया कि आज इन्होंने जितने भी हेर फेर किए हैं ना दिनों के, तो आज ओरिजिनल 10 ज़िलहिज है और आज के बाद इसको कोई तब्दील नहीं करेगा। तो इसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इसका तज़किरा फरमाया और ये भी कहा कि इसको आज के बाद कोई तब्दील नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ये रजब का जो महीना है ये हुर्मत वाले महीना, और रजब का है रजब का मतलब क्या है, एक ताज़ीम, अज़मत, और रजब को रजबुल मुरज्जब कहा गया, यानी बड़ी अज़मत वाला महीना है। अच्छा जनाब, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हिस्टोरिकली हम देखें, जैसे आप कह रहे थे दीन इब्राहिमी से ये 4 महीने हमारे पास आए, उस वक्त क्योंकि कम्युनिटी साथ रहती थी तो फसाद का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता था। तो आज के दौर में अगर हम उन हुर्मत वाले महीनों की इंपॉर्टेंस देखें तो आज में उनका एहतराम किस तरह का होना चाहिए, या सिर्फ फसाद के हवाले से ही या खाना जंगी ना हो इस तरह के हवाले से ही उन महीनों की इंपॉर्टेंस थी? जी बिल्कुल, देखें आज के हवाले से भी हमारे पास ये इसी तरह से ही हम इसको ले सकते हैं। ठीक, चूँकि ये हुर्मत वाले महीने दीन इब्राहिमी से चले आ रहे हैं और हमारे लिए भी आज ये बड़े मोहतरम महीने हैं, चूँकि कुरान में भी तज़किरा आ गया, हदीस में भी तज़किरा आ गया, तो हमारे लिए भी ज़ाहिर है ये एक हुर्मत वाला महीना। तो हमें भी ये चाहिए कि हम इन हुर्मत वाले महीनों में इस तरह के किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़े और फसाद, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये एक ट्रेनिंग का महीना होता है। मैं आपको ये अभी आपका एक सवाल जो अभी प्रोग्राम से पहले भी हम कर रहे थे कि रजब और रमज़ान आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आप ये देखें कि रजब का जो महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि मुझे रजब और शाबान ये 2 महीने और फिर रमज़ान तक ज़िंदा रखना, इसका मफ़हूम है।
कि ये 2 महीने एक ट्रेनिंग कहते हैं कि हमने रमज़ान की तैयारी रजब से ही, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था कि आप रजब से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे। तो अब ये हुर्मत वाला महीना भी है, इसमें डबल जिम्मेदारी आ जाती है कि अभी ये रजब के बाद शाबान है और शाबान के बाद हमने रमज़ान में आ जाना है। तो अब रजब और रमज़ान का आपस में इसलिए भी कनेक्शन है कि एक तो रजब को हमने ये देखना है कि ये हुर्मत वाला महीना है और हमने इस तरह से इसकी तैयारी करनी है कि इसमें कोई असल में तैयारी है क्या, इस्लाम की थीम क्या है। इस्लाम की थीम ये है कि हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है। जैसे रमज़ान की थीम क्या है, रमज़ान क्या है, एक एक, एक, एक हमारे लिए एक शेड्यूल बना रहा है रमज़ान कि वो क्या है कि हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। बिल्कुल। और वो उसका एक जैसे 1 महीना हमारी रिहर्सल होती है और फिर हमने पूरा साल हमने उस तरह से रहना होता है। तो इसी तरह रजब हमारे पास एक ऐसा महीना आता है जो कि हुर्मत वाला महीना है, और इस हुर्मत वाले महीने की इतनी बड़ी अज़मत वाला महीना है, एहतराम वाला महीना है। तो इसके एहतराम में हम आज ही से, अगर हमारे अंदर कोई ख़राबी है, कोई हमारे अंदर कोई ऐसी एलिमेंट हमारे अंदर पाया जा रहा है, मिसाल के तौर पे हम नॉर्मली हम अपनी लाइफ में अगर खुदा न खास्ता हमको गीबत कर रहे हैं या हम झूठ बोल रहे हैं या हम किसी का दिल दुखा रहे हैं या हमारी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो हम उस पर ये कहें कि अब ये रजब का महीना आ गया, ये महीना हमने नहीं लड़ना। तो अच्छा आप ये देखें कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरी पार्टी पे। जब एक आपकी किसी के साथ खुदा न खास्ता लड़ाई है, तो आप अगर किसी दूसरे बंदे को कहें कि ये रजब का महीना आ गया है और हम लड़ाई तो हमारी चल रही है, अदालतों में हमारी लड़ाई चल रही है, तो क्यों ना हम ये 1 महीने के लिए इसको ब्रेक ले लेते हैं। तो दूसरा बंदा ये सोचेगा यार ये 1 महीने के लिए ये कह रहा है कि हम नहीं लड़ते, तो क्यों ना इस लड़ाई को ख़त्म ही कर देते हैं। बिल्कुल। तो कितनी आप ये देखें कि हमारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। हमारे अंदर जो एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखिए रमज़ान, फिर मैं रमज़ान के साथ इसको जोड़ रहा हूँ एक बार फिर। अच्छा सर, मैं रमज़ान पे आप जोड़ रहे हैं, इस पर तफसीलन मज़ीद भी बताइएगा। इसमें एक जहन में एक सवाल आता है कि अगर हम इन दिनों में, रजब का जो महीना है, इसमें नफली रोज़े रखते हैं, लोग इबादत करते हैं, तो क्या लोगों में एक माइंडसेट ये होता है कि शायद सवाब थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा? जिस तरह रमज़ान में हम कह रहे होते हैं कि थोड़ा सा सवाब हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, सवाब हमें मल्टीप्लाई होकर मिल रहा होता है, इन महीनों में भी सवाब मल्टीप्लाई होकर मिल रहा होता है? देखें इसकी अजमत तो है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें नेकियों का अजर बढ़ता है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है कि हम इसमें ज़्यादा रोज़े रखें या इसमें हम ज़्यादा कुछ ऐसा करें, तो उसका हमें कोई ऐसा सच सबूत नहीं मिलता। ठीक है। अच्छा, अब रोज़े की बात आपने की, तो रोज़े कितने हैं आप ये देखें। नॉर्मली भी आपको पता है कि हफ्ते में 2 रोज़े हैं जी, जो सुन्नत के रोज़े होते हैं, पीर और जुमेरात का रोज़ा होता है। तो आदमी इन्हीं का एहतमाम कर ले तो बड़ी बात है। हम बिल्कुल ये रजब से ही हम इन रोज़ों का एहतमाम करते हैं। इसी तरह अयाम 20 के रोज़े होते हैं। अयाम 20 के जो 3 रोज़े हैं, ये चांद की 13, 14 और 15, तो हम इन रोज़ों का एहतमाम कर लें। तो इसी तरह ये बाकी नवाफिल हैं, नवाफिल में भी कितनी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे नमाज तहज्जुद है, इसी तरह इशराक है, हैं, इसी तरह चाश्त है, इसी तरह और बेशुमार इस तरह के नवाफिल हैं जो हम उसका हम एहतमाम कर सकते हैं। और इसका ताल्लुक़ ख़ास रजब से नहीं है। ठीक है। एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल है, लेकिन ये जो कहा जाता है कि रजब में बहुत ज़्यादा, इसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप रजब में ज़्यादा रोज़े रखने से मना करते थे। कि जो सुन्नत रोज़े हैं वही रखें, बाकी उसको एक्स्ट्रा ना करें आप। लेकिन वो जैसे आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को भी ट्रेन करें, मेंटली भी थोड़ा प्रिपेयर हो रहे हैं, रमज़ान की तैयारी भी कर रहे हैं कि जब वो महीना आएगा, बाबरकत महीना, तो हम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा रोज़े रखने के लिए तैयार हो जाएं। तो वो अगर हम उस नीयत से रखना शुरू कर देते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पे है, तो अगर हम उस तरह कर लें। देखें बात यह है कि हमारा जो दीन है ना जी, वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और उसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब कुछ बता दिया।
अच्छा, अब जो कुछ तो अल्लाह के नबी ने हमें बता दिया वो तो हम करेंगे, और उसको हम अगर अपने तौर पे कुछ सवाब की नीयत से ज़्यादा करेंगे तो वो बिद्दत के ज़ुमरे में आ जाता है। अच्छा। बिद्दत क्या है? बिद्दत को ज़रा समझ लें। बिद्दत बड़ा आसान सा एक लफ्ज़ है। इसका मतलब है नई बात, नई चीज़। अच्छा, इस्लाम में इसका मतलब ये है कि ऐसा अमल जो हम सवाब की नीयत से कर रहे हैं, ना हमें अल्लाह ने हुक्म दिया, ना हमें रसूल ने हुक्म दिया, ठीक है। तो वह बिद्दत के ज़ुमरे में आ सर, जाएगा। माह रजब के हवाले से तफसीलन मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन बहुत चीज़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सर बिदत के हवाले से तफसीलन बता रहे थे, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम माह रजब की इम्पोर्टेंस के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे और डॉक्टर इफ्तिखार जो है वो बड़े आसान अल्फाज में हमें चीज़ों को समझा रहे थे। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे इसमें नफली इबादत की, तो मैं चाहूँगा कि हमें सुन्नत तरीके से बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें किस तरह की एग्जांपल्स मिलती हैं, वो किस तरह माह रजब में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, क्योंकि अस्वा हसना है और हमने उन्हीं की ज़िंदगी को जो है वो फॉलो करना है। जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कुरान खुद फरमाता है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा तुम्हारे लिए एक बेहतरीन अमली नमूना है। और वो अमली नमूना क्या है? तो ये बहुत अच्छा आपका सवाल है कि हमें वहीं से रहनुमाई लेनी चाहिए कि आप के जो, वैसे तो इस पर बेशुमार कुतब भी हैं, ख़ास तौर पे अरब में भी पहले शुरू में भी लिखी गई और बाद में फिर हमारे बड़े सग़ीर पाक व हिंद के जो बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, तो आपने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माह साल के हवाले से एक बाकायदा किताब लिखी है कि जिसमें लिखा है कि किस में आपके किस दिन आपके क्या अमाल होते थे, किस महीने में आपके क्या अमाल होते थे, और उसको साल वाइज भी वो किया है, और बड़ी बड़ी अहम किताब है। अच्छा, इसी एक ही तरह जिल्द में है या ये डिफरेंट जिल्द हैं? ये एक ही जिल्द में है, और चूँकि ये पुरानी है, पर्शियन में है, फ़ारसी में है, अब इसके उर्दू तराजिम भी हमें मार्केट में मिल जाते हैं, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है? अगर ऑनलाइन भी उम्मीद है कि मिल जाएगी आपको ये बासानी। अच्छा, आप ये देखें कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रजब के हवाले से जैसे आपने बात की, तो आप रजब से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे। तो लेकिन जो मैं आपको पहले भी मैंने ये अर्ज़ की कि इस हवाले से क्या है कि हम अपने आप को जैसे मेंटली तौर पे प्रिपेयर करते हैं रजब में कि हमने अब रमज़ान आने वाला है, और उसके लिए हमने देखें, एक आदमी रोज़ा रखे और रोज़ा रखने के बाद वो सारे अमाल अपने और लाइफ रूटीन में उसकी कोई चेंज ना हो, यानी अब जैसे हम देखते हैं आज का हमारा नौजवान है, वो रात को मोबाइल पे है या अपने काम पे बैठा है या अपने लेट नाइट तक वो जागता है। क्योंकि हम रजब से अब ट्रांजिशन कर रहे होते हैं रमज़ान की तरफ, मैं चाहूँगा इस पे तफसीलन हम गुफ्तगू करें। उससे पहले हम 27वीं रजब के हवाले से, मैं कहूँगा इंपॉर्टेंस के हवाले से ज़रा बताइएगा, वाक़या मेराज क्या था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे दीन में, अगर आप ब्रीफली उसको बता दें वाक़या को। बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या है, उसके बाद हम ट्रांजिशन करते हैं रमज़ान की तरफ कि हमने अब रमज़ान में किस तरह जो है वो दाखिल होना है, उसकी क्या अहमियत है। जी हाँ बेटा, बहुत अच्छा है आपका, ये अच्छी बात है कि हम पहले वाक़या मेराज को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, वाक़या मेराज के हवाले से मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। कुछ रिवायात के मुताबिक ये रमज़ान में हुआ, कुछ के मुताबिक ये रबीउल अव्वल में हुआ, और कुछ के मुताबिक यानी काजी सुलेमान मंसूरपुरी के मुताबिक ये 27 रजब को हुआ। जैसे ये हमारे यहाँ भी ज़्यादातर ये 27 रजब को मनाया जाता है। अच्छा, ये है क्या असल में? जी, मेराज क्या है? कुरान ने भी इसका तज़किरा किया, सूरा इसरा है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कि पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। तो अब ये सैर है, इसको मुफस्सिरीन ने दो फेजेज़ भी हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पर कुरान मजीद में इसके तज़किरे मौजूद हैं। उसके मुताबिक ये दो फेज़ हैं, एक सैर है
जिसको इसरा सैर कहते हैं, और फिर दूसरा फेज़ जो है वो मेराज है। मेराज है। तो इसरा क्या है? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, और इसकी भी तफसीलात हमें कुछ हदीस में भी मिलती हैं, कुरान में भी कुछ तफसीलात इसकी मौजूद हैं। तो इसमें आपको मक्का से आपको मदीना लाया गया, और मदीना से फिर मदीना दिखाया गया कि यहाँ पे आपने हिजरत करनी है, चूँकि हिजरत से पहले का ये वाक़या है। और फिर उसके बाद फिर आपको तूर सीना दिखाया गया कि ये तूर सीना है, ये वो मकाम है जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम होते थे अल्लाह ताला से। और वहाँ से फिर आपको बैतुल्लहम, जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है, तो उस जगह पर ले जाया गया, और वहाँ से फिर बैतुल मुक़द्दस आपको ले गए, जहाँ पे फिर तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मौजूद थे, और आपने उनकी इमामत कराई। कुछ के नज़दीक ये है कि जो बैतुल मामूर है, तो वहाँ पे आपको ले जाया गया, वो उसको बैतुल मामूर। बैतुल मामूर एक जिसको कहते हैं कि जैसे ये खाना काबा है, ठीक है, बिल्कुल इसी सीध पर एक काबा है जिसको फरिश्तों का काबा कहा जाता है, वो है बैतुल मामूर। तो कहा यह जाता है कि अगर बैतुल मामूर से कोई पत्थर गिराया जाए तो वो सीधा खाना काबा की छत पे आके गिरेगा। तो ये एक कोई भी चीज़ अगर वहाँ से नीचे फेंकी जाती है तो ये बिल्कुल उसी की सीध पर ये काबा है। तो वहाँ पे ये कुछ रिवायात में आता है। फिर आपको मेराज कहते हैं कि जब आपको आसमानों की सैर कराई गई, आपको पहले आसमान पर ले जाया गया, फिर दूसरे आसमान पर, और वहाँ पे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मौजूद थे, उनसे आपकी मुलाकातें हैं। और फिर बैतुल मामूर में जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, और फिर आपको सिदरतुल मुंतहा पे ले जाया गया, और वहाँ पे जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे पर जलते हैं, मेरी बस है, तो उसके बाद आप आगे गए और अल्लाह से मुलाकात है। और वो काबैन कौसैन के जो अल्फाज कुरान ने बयान किए हैं कि एक कमान का फासला रह गया, और वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए, और वहाँ से वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम 27वीं रजब यानी वाक़या मेराज को जो है वो तफसीलन डिस्कस कर रहे थे, और इस वाक़े के बाद हमें जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक नमाज़ों का तोहफ़ा लेके आए, तो हमने उस पर तफसीलन गुफ्तगू की। अब माह रमज़ान में हमने जो है वो जाना है, रजब के महीने से गुज़रते हुए रजब में क्या क्या हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी होती थी, किस तरह वो तैयारी करते थे रमज़ान की, उस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हमने कुछ बर्थडेज़ विश करनी है वो कर लें। शाहज़ेब खान साहब हैं जी, उनकी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी शाहज़ेब साहब। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to हैप्पी बर्थडे टू यू जी। नाज़रीन, इन्हीं के साथ साबिर अली अतारी साहब हैं जो कि हमारे पीसीआर ऑडियो इंजीनियर हैं। मुनीब साहब उनके भाई हैं, आज उनकी भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। Happy birthday to you. 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 नाज़रीन, इन्हीं के साथ खालिद शहजाद साहब हैं जो कि मुल्तान के एक बड़े सहाफ़ी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आज उनकी भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी खालिद साहब। Happy birthday to you. 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 Happy हैप्पी बर्थडे टू यू जी खालिद साहब। मैनी हैप्पी रिटर्न टू द डे। नाज़रीन, इन्हीं के साथ सादिक खान बलोच साहब हैं, उनका भी आज जन्मदिन है, उनको भी बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे जी। Happy birthday to you. 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 हैप्पी बर्थडे टू यू जी। नाज़रीन, इन्हीं के साथ शाहिद अंसारी साहब हैं, उनकी भी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी शाहिद साहब। मैनी हैप्पी रिटर्न टू द डे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे टू यू जी। आप सबको आपका जन्मदिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो और आपके जितनी नेक तमन्नाएं हैं, जितने गोल्स हैं, जितने एंडेवर्स हैं, अल्लाह ताला उनमें जो है वो आपको कामयाब करे। और आपसे अब से गुजारिश है कि बर्थडे हम लोगों ने विश कर दी हैं और हमारा जो प्रोडक्शन टीम है वो आपके केक्स का मुंतज़िर है, तो प्लीज़ वो भिजवा दीजिएगा। नाज़रीन, हमारे रिपोर्टर हैं ज़ुहैब बुखारी साहब, जो कि इस वक्त तैयार हैं हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के रेट के हवाले से आगाह करने के लिए। जी ज़ुहैब, क्या सूरत हाल है मार्केट की? आज के भाव के हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्तान शहर में जो सब्ज़ी और फल है उनकी कीमतों के हवाले से देखें तो सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह है कि जो सरकार की जानिब से कीमतें मुकर्रर हैं वहाँ पर मामला कुछ और है, जबकि आम मार्केट में कीमतें कुछ और है। सुहाजने से आगाज़ कर लेते हैं। मौसमी सब्ज़ी है और सुहाजने की कीमत में जो है वो खुशकिस्मती से कमी जो है वो देखने में आ रही है। जो रेट 300 से 350 तक जा रहा था, अब वो कम होकर जो है वो आम मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब पर जो है वो पहुंच चुका है। तो मुल्तान की आम मार्केट में सुहाजना जो है वो 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अगर हम सरकार की जानिब से मुकर्रर करदा रेट की बात करें तो 240 रुपये सरकार ने सुहाजने का रेट फ़िलहाल मुकर्रर किया है। उसके साथ साथ अगर हम अदरक की बात करें तो अदरक जो है वो 350 रुपये, जबकि सरकार का रेट जो है वो 262 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। उसके साथ साथ आम मार्केट में मटर की बात करें, मटर 80, जबकि सरकारी रेट 64 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। उसके साथ साथ लीमू 90, जबकि सरकारी रेट 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। लहसुन जो कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, 470 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकार का रेट सिर्फ 406 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। आम मार्केट में प्याज 60, जबकि सरकारी रेट 40 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। टमाटर 50 और आलू 30 रुपये फ़ी किलो, जबकि सरकार के जो रेट है वो 36 और 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुल्तान शहर की मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर हम फलों की बात करें तो फलों की कीमतों में भी जो है वो काफ़ी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। आम मार्केट में और अस्पतालों के बाहर फ़रोख्त होने वाले जो फल है उसकी कीमतों में हमें वाज़ेह फ़र्क जो है वो देखने में आ रहा है, जबकि सरकार का रेट कहीं दूर नज़र आता है। आम मार्केट में अंगूर जो है वो 800 रुपये फ़ी किलो, जबकि अमरूद 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। आम मार्केट में अनार 600 से 650 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सेब 350 से 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुख्तलिफ इक़साम के अच्छे वाले सेब इस कीमत में मुल्तान के मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। आम मार्केट में शकरकंदी की बात करें तो शकरकंदी 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि फ्रूटर जो कि मौसमी फ्रूटर है, सेहत के लिए भी अच्छा है, तो 80 से 100 रुपये, जबकि केले 100 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से आम मार्केट में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल इस वक्त मुल्तान शहर की मार्केट में जो है वो देखने में आ रही है और शहरी ये मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं। जो मुतलका महकमे हैं, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको फ़ाल किया जाए ताकि जो सरकार के मुताबिक जो कीमतें हैं उसको जो है वो लागू किया जा सके और वो भी अच्छी सब्ज़ी और फल खरीद कर अपनी ज़िंदगी जी सके। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह ज़ुहैब बता रहे थे कि एक गैप है ऑफिशियल मार्केट के जो रेट्स हैं उसमें और जो हमें आजकल जो ख़रीदो फ़रोख्त जब हम करने जाते हैं तो हमें मार्केट के जो एक्चुअल रेट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस गैप को ब्रिज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो खुद साख्ता महंगाई है इसको जो है वो तोड़ा जा सके और एक्चुअल रेट्स पे लोगों को जो है वो चीज़ें मिलना शुरू हो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अहमद ख़ान साहब जो हैं वो वेदर पर मौजूद हैं, वेदर के हवाले से हमें आगाह करने के लिए मौजूद हैं। जी अहमद, क्या सूरत हाल है वेदर की? जी बिल्कुल, मुल्तान में मोटरवेज़ की सूरत हाल के हवाले से बात करें और मुल्तान के मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें। अगर मौसम के साथ साथ पहले हम बात कर लेते हैं मोटरवे की सूरत हाल के हवाले से। मुल्तान में मोटरवे M4 और M5 को गुज़श्ता 13 घंटे गुजरने के बावजूद भी जो है वो नहीं खोला जा सका। मोटरवेज़ पर जो है शदीद धुंध इस वक्त बरकरार है, जिसके बायस जो है मोटरवे M4 और M5 को तमाम तौर ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद किया गया है। मोटरवे M4 को शेरशाह इंटरचेंज से जो है वो पिंडी भटियाँ तक बंद किया गया और साथ साथ M5 के हवाले से बात करें, M5 को जो है शेरशाह इंटरचेंज से रोड़ी इंटरचेंज तक जो है वो तमाम तो ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। हद निगाह जो है वो सिफर होने के बायस जो है वो इन दोनों को मोटरवेज़ को बंद किया गया है। तर्जमान मोटरवे हुकाम का यही कहना है कि जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी धुंध की तो मोटरवे M4 और M5 को तमाम तो ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मुल्तान के मौसम की सूरत हाल के वाले से तो मुल्तान में आज महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 7, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 तक जाने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब जो है
वो भी जो है वो 100% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और साथ साथ जो है महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम जो है वो खुश्क रहेगा, सर्दी जो है मज़ीद बढ़ने के इम्कानात जो हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं। आइंदा 48 घंटों के दौरान भी सर्दी जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। साथ साथ महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि जैसे ही 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद सूरज निकलना शुरू होगा तो सर्दी की शिद्दत भी कम होगी। जैसे ही शाम होगी, रात होगी तो तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी होगा और सर्दी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद भी इजाफा होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें धुंध की सूरत हाल के हवाले से तो मुल्तान में हाईवे जो है वो भी इस वक्त धुंध की लपट में और शहरी हदूद में जो है वो भी धुंध बरकरार है, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो काफ़ी मुतासिर हो रहा है। मोटरवेज़ पर भी इस वक्त शदीद जो है वो इंटरचेंज पर गाड़ियों की लंबी कतारें जो है वो मौजूद हैं, जो कि शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। मज़ीद जो है वो मोटरवे हुकाम का ये कहना है कि जैसे ही हद निगाह बेहतर होगी तो मोटरवे M4 और M5 को तमाम तर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अहमर, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त मोटरवेज़ की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह अहमर बता रहे थे कि वेदर जो है वो अब सर्द होता जा रहा है, जिसकी वजह से फ़ॉग में इजाफा हो गया है, फ़ॉग के साथ साथ स्मोक भी है और हुकूमत की तरफ से तलकीन की जा रही है कि आपने गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करना है ताकि कोई ना कोई हादसे से जो है वो बचा जा सके। नाज़रीन, इस पे इन सारी चीज़ों पर हमने अमल करना है और ये जो कानून है हम सब के लिए, हम सब की बेहतरी के लिए बनाया जाता है। कानून पर अमल करेंगे तो हमारा मुल्क, हमारा कौम जो है वो तरक्की करेगा। अब हम अपने मौजू पे चलते हैं। ये जो हम माह रजब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, इफ्तिखार साहब आपने बड़ा तफसीलन बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक तोहफ़ा दिया गया, नमाज का तोहफ़ा। उस पर नमाज के ऊपर ज़रा उसकी अहमियत पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन क्या होती थी रजब के हवाले से, उसके बारे में भी बड़ा ब्रीफली आगाह कीजिएगा। जी, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि रजबुल मुरज्जब के महीने से ही आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे और इस पर बाकायदा आपकी एक हदीस भी मौजूद है। तो अब आप ये देखें कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा चूँकि हमारे लिए उस्वा हसना है और हमने अपनी ज़िंदगी को उस उस्वा हसना के मुताबिक गुजारना है। अब आप ये देखें कि मेराज से क्या तोहफ़ा लाया, नमाज का। अब नमाज हमारे पास सिर्फ एक तो 5 वक्त की नमाज जो फ़र्ज़ है, उसके अलावा भी बहुत सी नमाजें हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की, जैसे इशराक, तहज्जुद है, इशराक। और इशराक के बारे में बड़ी मशहूर हदीस है जिसका मफ़हूम है कि आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद उसी मकाम पर बैठे रहें और बग़ैर किसी से कलाम किए ज़िक्र अज़कार वहाँ बैठे करते रहें, तो उसके बाद इशराक का वक्त हो और आप इशराक पढ़ें तो इस पर आपको एक उम्रे का सवाब मिलता है माशाअल्लाह। तो आप ये देखें कि एक और वो भी मकबूल जो तो आप ये देखें कि कितने फ़वायद हैं इसमें। और वैसे भी हमारी क्या रूटीन होती है कि हम नमाज के बाद सो जाते हैं, फजर की नमाज पढ़ी और फिर हम सो जाते हैं, तो ये इस टाइम सोना भी मकरूह है। अच्छा, इस टाइम सोना जायज़ नहीं है कि जब पहले आप नमाज पढ़ें, इशराक तक आप जागें, ठीक है, और इशराक के बाद आप पढ़ें, ये हमें उसवा हसना से मिल रहा है। अच्छा। ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि हम इसके हवाले, रजब के हवाले से कोई ख़ास एज सच कोई, जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे प्रोग्राम के ऑफ एयर में भी हम इस मौजू पर बात कर रहे थे कि रजब के हवाले से कोई ख़ास नमाजें नहीं हैं कि रजब में ये वाली ख़ास नमाजें हैं, या रजब में कोई ख़ास रोज़े नहीं हैं कि ये रोज़े जो हैं वो रजब में आपने रखने हैं, ये भी कोई ख़ास नहीं है। रजब एक रूटीन का महीना है, लेकिन ये चूँकि हुर्मत वाला महीना है तो इसमें हुर्मत वाले महीनों में अजर ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरह जब हम अब जो बुराइयां हमारे अंदर हैं या खामियां हमारे अंदर हैं, अगर हम उन पर कंट्रोल करते हैं तो इस पर अजर भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, ये देखें ना, जैसे आमाल का अजर हमारा बढ़ गया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आज हम जिस माशरे में रहते हैं, हमारे यहाँ ये जुमेरात और पीर का रोज़ा रखना मामूल नहीं है। बिल्कुल है। अगर आप अरब में जाएं तो वहाँ पर ये मामूल है। दीगर ममालिक में लोग पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं, हमारे यहाँ इस तरह से मामूल नहीं है। तो हम अगर रजब में इसी चीज़ को अपना मामूल बना लें कि हम ये वाले जो जुमेरात और पीर का रोज़ा है इसको मामूल बना लेते हैं, तो ये एक रिहर्सल हो जाती है हमें, हमारे लिए रमज़ान की, कि हम रजब और शाबान में
ये पीर और जुमेरात के रोज़े, वैसे ये पूरा साल हम रख सकते हैं, तो हम रजब से इसको शुरू करते हैं, शुरू कर दें, और ताकि तो जब इसको हम रूटीन। रमज़ान में दाखिल हों तो हम लोगों की बॉडी भी असल prepare रोज़ा हो है सके। क्या? जी, अस्सौम जुन्ना औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रोज़ा ढाल है। अब ये ढाल क्या है? ढाल क्या होती है? आपने देखा होगा वो तलवार, और जब उसका ज़माना होता था तो एक उसके ज़रिए से हमले को रोका जाता था। तो आपके बुराई से तो रोकने वाली जो यानी ढाल है वो रोज़ा है। जहन्नम में अगर किसी को खुदा ना खास्ता डरे तो ये रोज़ा उसके लिए ढाल बन जाएगा, क्योंकि जहन्नम में जाने के लिए उसको जो रुकावट होगी वो रोज़ा होगी। और रोज़ेदारों के लिए एक स्पेशल दरवाज़ा है जन्नत का, जिसे बाबुर रेहान कहा जाता है। तो रोज़ेदार उस दरवाजे से दाखिल होंगे। अब ये सिर्फ रमज़ान के रोज़े नहीं है, मैं यही पूछने लगा था कि ये सिर्फ रमज़ान के रोज़े नहीं है। तो रोज़ा ढाल है, ये नहीं कहा गया कि रमज़ान का रोज़ा ढाल है, ये नहीं कहा गया कि जो बाबुर रेहान है ये उसमें रोज़ेदार सिर्फ वही रोज़ेदार दाखिल होंगे जिसने सिर्फ रमज़ान का रोज़ा रखा होगा, बल्कि ये रोज़ेदारों के लिए ख़ास है। यानी जो लोग अपने ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में ये मामूल बना लेते हैं कि उन्होंने जुमेरात और पीर का रोज़ा रखना है, अयाम बीस के रोज़े रखने हैं, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने हैं, तो जब तक आखिरी रोज़ेदार उस दरवाज़े से दाखिल नहीं हो जाएगा वो दरवाज़ा बंद नहीं होगा। वो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक मखसूस दरवाज़ा, जिसे बाबुर रेहान कहा जाता है, सिर्फ रोज़ेदारों के लिए मखसूस है। अच्छा, रोज़ा है क्या? अगर हम रमज़ान की बात करते हैं या आम रोज़े की बात करते हैं, कि हम 2 चीज़ों का मजमुआ है। एक हमारी बॉडी है, एक हमारी सोल है, एक हमारा जिस्म है, एक हमारी रूह है। अब हमारे जिस्म की ख्वाहिशात हैं, हमारे जिस्म की जो ख्वाहिशात हैं, इसको हम मोटी मोटी अगर हम कहें तो 4 चीज़ें बनती हैं: खाना, पीना, सोना और जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना। बिल्कुल, ये 4 चीज़ें हैं, और हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं कि हमने खाना क्या है, हमने अच्छी ड्रिंक्स होनी चाहिए हैं, और हमारी नींद पूरी होनी चाहिए, और हमें जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। तो रोज़ा क्या करता है? रोज़ा इन्हीं 4 चीज़ों पर कट लगा रहा है। ठीक सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम ब्रीफली जो है वो नहीं डिस्कस कर सकते, तफसीलन हम इसको डिस्कस करें। रोज़े की अहमियत पे भी हम गुफ्तगू करें। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम रोज़े की अहमियत पे गुफ्तगू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम माह रजब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। इसी में अब हमने, क्योंकि रमज़ान की तैयारी के हवाले से, अब क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो हमने रमज़ान की तैयारी भी करनी है। इस पे मैंने सवाल किए कि हम तैयारी किस तरह कर सकते हैं। फिर हम रोज़े की अहमियत पर पहुँचे। रोज़े क्या है, रोज़े का मकसद क्या है, इस पे अब गुफ्तगू करते हैं कि रोज़ा जब हम कहते हैं कि वो ढाल है, तो वो उस ढाल की डेफिनेशन क्या है, वो किस तरह हमें गुनाहों से बचाता है। तो जनाब इफ्तिखार साहब, जैसे आप ब्रेक से पहले बता रहे थे कि रोज़े की अहमियत क्या है, मैं चाहूँगा उसी बात को आप कंटिन्यू करें और रोज़े का मकसद भी बताइएगा कि रोज़े का मकसद असल में क्या है। जी इत्तेहाम बेटा, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं इसी मौजू पर ही बात कर रहा था, मकसदियत की तरफ। कुरान ने रोज़े का मकसद बताया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब ये तकवा क्या है, तकवा का हुसूल क्या है? तो जो इस्लाम हमसे चाह रहा है, जो शरीयत हमसे चाह रही है, वो हमसे तकवा चाह रही है। तो मैंने अर्ज़ की कि हमारी जो एक बॉडी है और एक सोल है, और हमारी जिस्म के तकाज़े हैं, खाना पीना, सोना और जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना, इसी तरह हमारी जो रूह है उसके भी कुछ तकाज़े हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ सोल की जब हम बात करते हैं, जी बिल्कुल। तो हमारी रूह क्या है? हमारी रूह नूरी है, वो पाक है, और वो हमें अंदर से ना एक जिसे आपको एक मैसेज आता है, जब आपको खुदा ना खास्ता को गलत काम करने लगते हैं ना, तो आपको अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम गलत का, हम उसको कहते हैं ज़मीर की। असल में वो क्या होता है? वो आपकी रूह होती है। वो आपकी रूह आपको कह रही होती है कि बंदिया कित्थे जा रहे हैं, गलत पासे जा रहे हैं, तो रुक जा, ये ना कर, ये ना कर। लेकिन इंसान वो काम करता है। वो क्या होता है? क्योंकि उसकी बॉडी उसको ये काम करने पर मजबूर कर रही होती है। तो अब ये जो ट्रेनिंग है रमज़ान मुबारक की, जिसको हम कहते हैं, रमज़ान क्या है? एक रिफ्रेशर कोर्स है।
तो अब उसकी तैयारी हम रजब से कर रहे हैं, तो अब हम रोज़े से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और रोज़े कौन से? जो सुन्नत रोज़े हैं, यानी जुमेरात और पीर का और अयाम 20 के रोज़ों से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे अंदर एक कैसी एनर्जी लाएंगे कि हमारी, अब क्या करते हैं हम, रूह की बात नहीं मानते हैं और हम गुनाह वाले काम करते हैं। तो जब अब हम अपनी बॉडी को कमज़ोर कर देंगे और अपनी रूह को ऊपर ले आएंगे, या हमारी रूह के जो तकाजे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, बॉडी नीचे आ जाएगी, वो 4 चीज़ों की वजह से। जब हम रोज़ा रखते हैं तो क्या हमारा क्या चीज़ बंद होती है? खाना पीना बंद होता है। अच्छा, फिर रमज़ान में आप नोट करते हैं हमारी नींद भी कम हो जाती है कि हम पहले तरावी, नमाज तरावी और नमाज तरावी के बाद आते आते लेट हो जाते हैं, और फिर सहरी में हम जाग जाते हैं, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है फजर की नमाज के बाद नहीं सोना, इशराक तक नहीं सोना, तो हमारी नींद कहाँ तक आ जाती है? बड़ी शॉर्ट हो जाती है। तो हमारी नींद भी कम हो जाती है, खाना पीना भी कम हो गया, हमारी नींद भी कम हो गई, और इसी तरह हमारी जिनसी ख्वाहिश का जो पीरियड है वो भी एक कम हो जाता है। यानी सिर्फ इफ्तार से लेके सहरी तक हमारे पास एक वक्त होता है, उसके बाद फिर रोज़े की हालत में फिर इस पर कट लग गया और फिर हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि जब ये 4 चीज़ें हमारी लाइफ से कम हो जाएंगी तो हमारी जो रूह है वो ऑटोमेटिकली उसका जो म्यार है वो बुलंद हो जाएगा। और इसकी मिसाल क्या खूब, मुझे एक मिसाल याद आ रही है। ये ऐसे है कि जैसे आप एक किसी अथरे घोड़े पर बैठते हैं। अच्छा, एक अथरा घोड़ा जो होता है, आपको पता है कि जब इंसान उसको सवारी करता है तो वो उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, लेकिन जब वो उसके कंट्रोल में आ जाता है, जब अथरा घोड़ा किसी घुड़सवार के कंट्रोल में आ जाता है, तो फिर उस घुड़सवार की मर्जी होती है कि वो उस घोड़े को जहां मर्जी लेके जाए। तो इसी तरह हमारी रूह है और हमारी एक बॉडी है। हमारी अगर बॉडी कंट्रोल कर लेती है, रूह को कंट्रोल कर लेती है, तो रूह बेचारी बिल्कुल डाउन हो जाती है और वो बॉडी के कंट्रोल में आ जाती है। इसी तरह जब हमारी बॉडी के इस तरह के तकाजे कम हो जाते हैं तो फिर हमारी रूह जो है वो बॉडी को कंट्रोल कर लेती है। तो फिर वो उसको जिस तरफ लेके जाना चाहती है। तो मकसद क्या है हमारे इस सारी गुफ्तगू का? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हम ये सोचेंगे कि हम रोज़े की हालत में हैं तो फिर हम झूठ भी नहीं बोलेंगे, फिर हम गीबत भी नहीं करेंगे, फिर हम किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करेंगे, फिर हमारे दिल में कीना, जिस दिल में रोज़ा भी हो और कीना भी हो और बुग़्ज़ भी हो और अनाद भी हो और हसद भी हो, और अगर हमारे अंदर ये सोशल ईवल्स जितनी भी हैं, ये अगर बुराइयां भी हमारे अंदर पाई जा रही हैं और हम रोज़े भी रखे जा रहे हैं। मैं यही बात करना चाह रहा था कि एक रोज़े को, कि आइडियल रोज़ा जिसकी डेफिनेशन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल वो बता दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि सिर्फ भूख प्यास जो है वो रोज़ा नहीं है। इसको कंप्लीट कीजिएगा, इसी के साथ फिर हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। जी तिहामा बेटा, बहुत कमाल, बहुत ज़बरदस्त आपका सवाल है और मैं इसी ही की तरफ आ रहा था कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि बाज़ रोज़ेदार ऐसे होंगे वो रोज़ा तो रखेंगे लेकिन वो रोज़ा ऊपर नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो उस रोज़े का अल्लाह को हमारी भूख प्यास नहीं चाहिए। क्या चाहिए? वला की नालहु तकवा मिनकुम, तुम्हारे अंदर जो तकवा है वो अल्लाह को मकसूद है। और तकवा कब आता है? तकवा क्या है? असल में तकवा है क्या? तकवे को अगर हमें तकवा समझ में आ जाता है ना तो हमें पूरी हमारी शरीयत की और इस्लाम की जो थीम है ना वो हमें समझ में आ बिल्कुल लास्ट हमारे पास 5 to 7 सेकंड है, इसमें कंक्लूड कीजिएगा, फिर हमने जो है वो इख्तिताम की तरफ जाना है, बिल्कुल लास्ट 5 सेकंड्स में। जी मैं बस आखिर में यही कहूँगा कि आज हमारे पास ये वक्त है कि हम आज रजब में ही रमज़ान की तैयारी कर लें, अपने अंदर से ये कीना, बुग़्ज़, हसद, अनाद और ये जितनी भी गीबत और जितनी भी ये बीमारियां चीज़ें हैं ये अपने दिलों में से निकाल दें ताकि हम रमज़ान के लिए प्रिपेयर हो जाएं। और वो जो प्योरीफिकेशन ऑफ सोल की बात हम आज पूरे प्रोग्राम में कर रहे थे उसको जब हम अपनी रूह को तैयार करना शुरू कर दें। डॉक्टर इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और रोज़े की अहमियत पर, रजब की अहमियत पर हमने तफसील में गुफ्तगू की। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।